बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करनी है, ख़ास तौर पर हमने वेट गेन पे बात करनी है। अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या ये नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो किस तरह वेट बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए? इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीका इलियास साहिबा, जो कि मारूफ़ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। अच्छा, तो जो आज प्रेगनेंसी का टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन होना बहुत एक कॉमन सी चीज़ है और अक्सर लोग इसको समझते हैं कि वेट गेन हो गया, बहुत टेंशन हो जाती है कि अब इसको कम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है और आपकी बॉडी बड़े चेंज से गुजरी होती है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। और जो प्रेगनेंसी में एक वेट गेन होता है वो एक बेबी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी उसमें से हमें एनर्जी रिजर्व मिलते हैं। लेकिन जो ये सारा सीन होता है इसके साथ साथ जो स्ट्रेस है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट गेन करने के लिए। और फिर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पीरियड के अंदर वेट गेन को रिलेट करती हैं। अच्छा, ये बताएं कि यूजुअली जैसे आप बात करेंगे ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि वेट गेन हो रहा है, तो अगर वेट गेन नॉर्मल है तो वो कितना होना चाहिए, किस तरह से बढ़ना चाहिए तब आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा नॉर्मल वेट गेन हो रहा है? बेसिकली हर किसी की जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह से जो बहुत ज़्यादा ओबीस कैटेगरी होती है उनका वेट गेन थोड़ा सा कम होता है, तो जितनी ज़रा स्लिम होती हैं, थोड़ी नॉर्मल होती हैं, उनका वेट गेन ज़्यादा होता है। तो ये टोटल बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के साथ वेरी करता है। एंड यूजुअली हम देखते हैं कि फीमेल्स को उनका वेट इतना ज़्यादा गेन नहीं होता, वो लोग बता भी नहीं सकते कि शी हैज़ गिवन बर्थ टू बेबीज नाउ। एग्जैक्टली। तो वो भी नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि अक्सर औक़ात ये ना होना कि आप जैसे आप कह रही हैं कि ये नॉर्मल है वेट गेन होना, जिन लोगों को नहीं हो रहा वेट गेन, क्या वो तो मसला नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल भी मसला नहीं है और अक्सर लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी भी होती है कि उनका 3 मंथ्स के अंदर भी रिकवरी हो जाती है, उनका वेट गेन जो थोड़ा बहुत होता है वो हो जाता है बैलेंस। ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको 6 महीना 1 साल भी लग जाता है, तो इट्स टोटली नॉर्मल, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि हमारे जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से तो अब नॉर्मल वेट गेन नहीं होता, क्योंकि हम वो पंजीरियाँ और खमीज़ा पता नहीं क्या क्या हम फीमेल्स को खिला रहे होते हैं ना कि ये लड्डू खा लें, और वो उन्होंने कुछ बनाए होते हैं, हमारी नानी दादियाँ खिलाती हैं, तो वो सही है प्रैक्टिसेस, खिलाने चाहिए चीज़ें? हाँ, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो पंजीरी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स भी हैं, लेकिन हर चीज़ की जो हम कहते हैं ना इतदाल में खाना ज़रूरी है। अगर हम उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो वेट गेन की तरफ जाती है। ठीक है। तो अगर हम ले रहे हैं तो 1 to 2 टेबल स्पून पंजीरी का भी ले सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल होता है, वो भी आप 1 से 2 टेबल स्पून लें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस फेज़ के अंदर एक तो बॉन्स के लिए भी, स्ट्रॉन्ग बॉन्स के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर वो अल्टीमेटली वेट गेन होता है। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे भी कहा जाता है कि मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, जैसे आप कह रहे हैं इतदाल में खानी चाहिए, उस टाइम पे किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए? अच्छा, उसमें ये होता है कि अक्सर जो फीमेल्स हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा उनको डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, उस फेज़ के अंदर आप जितनी नॉर्मल डाइट ले रहे हैं प्री प्रेगनेंसी आप उतनी ही लें, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसे ऐसे जब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम 300 कैलोरीज थोड़ा सा इजाफा करते हैं, फिर थर्ड में भी मजीद 300 to 350 कैलोरीज, इस तरह से। तो थोड़े थोड़े फेज़ के बाद ये बढ़ती हैं, एकदम से हमने फर्स्ट में नहीं बढ़ानी, क्योंकि उससे फिर अल्टीमेटली वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। फिर बेली फैट और इस तरह के मसले होते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं तो इसमें सही प्रैक्टिस क्या होनी है? जैसे आइडियली हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? शुड इट बी प्रोटीन रिच, फैट रिच, या सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सेम होने चाहिए? हाँ, अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो उसके अंदर तो हर किस्म की डाइट ले सकते हैं आप। बहुत सारी मिथ्स होती हैं, ये ना ले वो ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो डिलीवरी के बाद वेट गेन हो जाता है, यूजुअली जो फीमेल्स है उसके लिए कंसर्न होती हैं कि अब उसको कम कैसे करें। और यहाँ पर जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है वो ये होती है क्रैश डाइट। क्रैश डाइटिंग करती हैं। अभी मुझे कुछ आई गेस कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरी एक फीमेल से बात हो रही थी, अभी उनका जस्ट 1 मंथ पोस्टपार्टम था और वो कहती है मुझे डाइट करनी है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी डाइट करनी है, और वो मुझे कहती है कि मैंने 10 किलो वज़न कम करना है 1 महीने के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिस है कि आप इतनी कम डाइट ले रहे हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के ऊपर आपकी बॉडी हीलिंग फेज़ में होती है, तो हम कभी भी क्रैश डाइट रिकमेंड नहीं करते हैं। बॉडी भी हीलिंग फेज़ में है, दूसरा वो जो बेबी है उसको भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो फिर अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो फिर अगर फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो उसका भी नुकसान बच्चों पे भी होता है? एग्जैक्टली। अगर आप क्रैश डाइट क्रैश डाइट में यूजुअली ये होता है कि आप 1000 से कम कैलोरीज का इंटेक करें, 1000 से या 1200 तक।
हमारे यहाँ तो ये ध्यान भी रखा जाता है ना कितने आप कैलोरीज, हाँ, क्रैश डाइटिंग का मतलब है कि वो या तो लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे या बिल्कुल, या रोटी चावल एक छोड़ देंगे। रोटी चावल बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मतलब अच्छा ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ हम डाइट की बात करते हैं ना, तो हमारी आम जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम स्पेशली, उनको ये लगता है कि रोटी चावल छोड़ेंगे तो छोड़ ये देंगे। डाइट है, और अगर हम ये सब कुछ ले रहे हैं तो इसको हम डाइट का नाम नहीं दे सकते। तो इसको ऑब्वियसली लेना होता है, और अगर आप रोटी चावल छोड़ के डाइट करते हैं तो मिल्क सप्लाई भी अफेक्ट होती है, और फिर बेबी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है फर्दर वो भी अफेक्ट होती है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि इसमें डाइटरी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं पोस्टमार्टम फीमेल्स को, उस टाइम पे एक डिप्रेसिव साइकिल से भी फीमेल गुजर रही होती हैं, तो उस टाइम पे भी वो ओवर ईटिंग और कुछ कर रही होती हैं, तो उससे भी उससे किस तरह बचा जा सकता है? क्या आइडियल हमारी डाइट होनी चाहिए? जैसे आपने बताया ना प्रेगनेंसी के दौरान हमें कुछ भी हम खा सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद जो फेज़ है उस टाइम पे क्या खाना चाहिए? यूजुअली आफ्टर द प्रेगनेंसी, राइट आफ्टर। एग्जैक्टली जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है दिस इज़ रियल, और ये चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि आपने हर चीज़ खानी है, लेकिन इसमें ना शुगर की क्रेविंग, स्वीट की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर हम कहते हैं आप एक बैलेंस डाइट लें जिसमें आप हर चीज़ खा के अपना वेट लूज़ भी करें। अभी वेट लूज़ करना हमारी प्रायोरिटी नहीं होता, एटलीस्ट जो 3 महीने है ना बॉडी को हील करना हमारी हाँ, वो एक प्रायोरिटी है। हीलिंग फेज होता है, उसमें वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसमें आप एक बैलेंस डाइट लें जिसमें हाई प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आप चिकन लें, अंडा डेली बेसिस पर लें, दही लें, चने हो गए, दालें हो गई, ये सब चीज़ों का इंटेक करें। इसके साथ हाई फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं स्पेशली गंदम की रोटी, उससे आपको एनर्जी मिलती है। अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं कि गंदम की रोटी छोड़ेंगे तो वज़न हिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसको लेके एनर्जी की भी ज़रूरत है, और ऐसा ऐसा आपकी बॉडी खुद ही वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, यहाँ पर अभी जैसे हम क्रैश डाइटिंग की बात कर रहे थे कि अक्सर फीमेल्स जैसे ही प्रेगनेंसी में से निकलती हैं तो वो फिर उनको होता है कि अब जल्दी से जल्दी वेट लूज़ किया जाए, दोबारा उन्हीं कपड़ों में वापस आया जाए। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि इससे आपकी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे ख़ास तौर पर किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? जैसे आप बता रही थी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियलिटी, उसके बाद अगर हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, दोबारा उन्हीं कपड़ों में फिट होने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर? हाउ एक्सट्रीम इट कैन गो? इसमें ये कि जो डाइटिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फ़ौरन बाद नहीं, एटलीस्ट आप 3 महीने का गैप लें जिसमें आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है। जब स्टेबल हो जाए फिर आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो फ़ौरन से स्टार्ट कर देती हैं उनमें ये होता है, एक तो उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो होता है, वो मज़ीद स्लो हो जाता है, क्योंकि जितना आप कम खाते हैं उतना आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, और उससे ये होता है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा भी खा रही है ना, वो एज अ फैट स्टोर कर रही है। अच्छा, और उन लोगों को बड़ी खुशी हो रही होती है कि हम थोड़ा खा रहे हैं तो बस अब वेट लॉस होने ही वाला है। इसमें वाटर भी तो आपका, आप जब वाटर वेट आपका गिरता है तो आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, फिर उसके बाद एकदम स्टॉप लगता है और फिर आपको लगता है कि अब वेट गेन नहीं हो रहा, फिर आप एक्सट्रीम डाइटिंग में मज़ीद दोबारा चले जाते हैं। वो बताइएगा कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है, और कितना किस तरह अगर लूज़ हो रहा है वेट तो हमें ये होता है कि हाँ जी ये नॉर्मल हमारा वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। अगर उससे कम हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमें होगा कि ये नॉर्मलिटी, हमें किसी के जाना चाहिए, किसी प्रोफेशनल के पास। अच्छा, वेट लॉस करने के लिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि 1 महीने के अंदर आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 केजीज जो वेट है 1 मंथ के अंदर, ये अच्छा है। इतना आप लॉस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो फिर ऑब्वियसली वेट लॉस तो होता है, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर आपको हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मसले मज़ीद बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स की जो आप बात कर रही हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, अगर आपका भी कोई सवाल हो प्रेगनेंसी रिलेटेड, कुछ भी आप डाइट के रिलेटेड पूछना चाह रहे हो, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। हमारी लाइव फीड पे भी आप क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं, तो हम मैम हमारे साथ हैं, वो प्लीज़ उसको जवाब देंगी। अब हार्मोन्स के बारे में बताइएगा कि किस तरह के हार्मोन्स उस टाइम पे होते हैं और वो किस तरह आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं। टेक्निकलिटीज़ को समझाइएगा, बट इन अ वेरी लेमैन टर्म। अच्छा, डिफरेंट हार्मोन्स है जो कि इस फेज़ के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं। एक तो कॉर्टिसोल, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसका क्या ताल्लुक होता है कि इस फेज़ के अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत इसके हाई अमाउंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर क्रेविंग्स और स्ट्रेस, टेंशन, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, और फिर ये लीड करता है बेली फैट, जो यूजुअली फीमेल्स में बहुत कॉमन है कि पेट निकल आया है और बेली फैट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या करें। इसके साथ एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इनके भी अगर लेवल्स हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेट गेन की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ भी जा रहे होते हैं इस टाइम पे फीमेल, अगर आप उनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं होती तो। एग्जैक्टली, अब डायबिटीज़ की तरफ भी जाते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, और इसके बाद भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करते तो, क्योंकि मोटापा एक चीज़ नहीं है, ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आते हैं।
जैसे आप बेली फैट की बात कर रही हैं, आपने हार्मोन्स की बात की, हमारे यहाँ ये मसला मर्दों में भी होता है। हम प्रेगनेंसी रिलेटेड तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हमारी ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनके अंदर प्रोट्रूडिंग बेली का क्यों मसला होता है इतना? हम ओवरऑल बॉडी का वेट स्ट्रक्चर ठीक होता है, लेकिन प्रोट्रूडिंग बेली का मसला होता है। और ये भी बताइएगा कि स्पॉट रिडक्शन की जा सकती है, एक हिस्से से फैट को ख़त्म किया जा सकता है? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमारी पूरी बॉडी ठीक है, लेकिन हमने या तो हिप से या मोस्टली बेली फैट ये रिमूव करना है। एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप डाइट ले रहे हैं ना, तो वो कैलोरी डेफिसिट डाइट है और ओवरऑल वो आपकी बॉडी को कम करेगी। हाँ, लेकिन हम एक्सरसाइज करके इसको टारगेट ज़रूर कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, उससे आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी एरिया का फैट लॉस होगा, ओवरऑल बॉडी का फैट Then लॉस why होगा। it is called stubborn belly fat, stubborn fat? हाँ, स्टबर्न फैट, क्योंकि बेली का एक ढीठ फैट होता है जो कि जम जाता है और पूरी बॉडी का फैट लॉस इज़ वेरी इजी। लेकिन जो बेली फैट है वो जाने में टाइम लेता है, तो उस वजह से हम इसको कहते कितना हैं। टाइम लग जाता है इस फैट को? खास तौर पे वो खवातीन जो प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना चाह रही हैं, उनको तो होता है ना कि जल्दी जल्दी वेट लूज किया जाए। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से रूटीन और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर तो आप अच्छे से करें तो 6 माह से 1 साल भी लग जाता है। अच्छा, बेली एक प्रॉपर फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट आपकी बेली काफ़ी हद तक अंदर चली जाती है। एक प्रॉपर फ्लैट वाली जो शेप होती है वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम तो देखते हैं कि वो हॉलीवुड में भी मूवीज़ हम देखते हैं, 6 पैक बड़ा रिप्ड आपको नज़र आती हैं। मेल्स की मैं बात करूँ, फीमेल्स भी बड़ा उनके 6 पैक्स नज़र आ रहे हैं, बहुत रिप्ड बॉडी नज़र आ रही है। तो वो अचीव नहीं की जा सकती, फोटोशॉप्ड होती हैं या उसमें कुछ? नहीं, वो उनकी रियल बॉडी होती है। बेसिकली वो एक्ट्रेसेस हैं, उनके पास इतना बजट है, उनके पास इतना पैसा है कि वो प्रेगनेंसी के बाद की जो डाइट है उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी देख सकते हैं। और अक्सर लोग क्रैश डाइट की तरफ भी जाते हैं, जो एक्ट्रेसेस में अक्सर कॉमन होता है। तो उनकी बात है, कीटो है, हाँ, वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कोप अप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी आवाम है उनका इतना बजट नहीं होता, तो इस हवाले से उनको इस तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेडिकल इशू स्टार्ट हो जाए तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइडियली जैसे आप कह रही हैं कि फ्लैट स्टमक नहीं हो सकता, तो आइडियली किस तरह का बॉडी टाइप हो सकता है? अगर आप इवेंचुअली आप मेहनत भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, स्टिक टू योर डाइट, स्टिक टू योर प्लान, फिर उसके बाद आइडियल क्या बॉडी टाइप होगा? हो सकता है, अगर तो ये डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत फीमेल है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट ओबीस कैटेगरी में है, तो वो काफ़ी हद तक शेप में आ सकती हैं। अगर कोई है जो नॉर्मल है, उनका बेली फैट कम होना ईजी है, वो हो सकता है। आपकी अपनी क्या राय होती है जब आपसे फीमेल, अभी आप जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही थी कि कुछ अर्सा पहले एक फ़ीमेल ने आपसे कंसल्ट किया और वो क्रैश डाइट करना चाह रही थी, आपने उनको मना किया। यूजुअली आप स्टेप बाय स्टेप समझाइएगा। अगर आपसे एक खातून हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपसे रब्ता करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे अभी भी डाइट बताएं, प्रेगनेंसी के बाद की डाइट भी बताइएगा और साथ एक्सरसाइज भी बताइएगा, तो आप उनको किस तरह लेके चलती हैं? अभी मुझे ना कुछ दिन पहले भी मैसेज आया था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और इसके अंदर मैं वेट लॉस कैसे कर सकती हूँ। मैंने कहा आप ये सोच भी कह सकते हैं कि आपने इसके अंदर भी वेट रिड्यूस करना है। इसके अंदर वेट रिड्यूस करना नहीं होता, आप इसके बाद करते हैं, वो भी एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद। तो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होता है। हमारे यहाँ पे ना ट्रेंड बहुत है, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो डाइट है, और जो भी हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है, हम कहते हैं हम इसके अपनी बॉडी के ऊपर आजमा के देखें, लेबॉर्ट्री और गिनी पिग बन जाते हैं, अपने आप को बना लेते हैं। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे कि आइडियल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। निका हमारे साथ हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर वेट गेन के हवाले से हम बात कर रहे थे। निका हमारे साथ हैं, इनसे मज़ीद भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक में हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमें सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, जो कि रिपोर्टर हैं, रोही टीवी के। FBR को कवर करते हैं, कस्टम्स को कवर करते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि कस्टम्स ने बहुत बड़ी कार्रवाई की गला मंडी में, पूरी टीम्स उनके साथ मौजूद थी। किस तरह की कार्रवाई थी, किस तरह का सामान पकड़ा गया। इसी के साथ साथ नॉन कस्टम जो सिगरेट फ़रोख्त की जा रही है, हमें अक्सर देखा जाता है कि ठेलों पे हमें इंपोर्टेड सिगरेट्स मिलती हैं, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का कहा गया है कि बड़ा सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की क्या डिटेल्स हैं, ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक है, आई एम फाइन। आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ज़ुहैब, सिगरेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। FBR ने कुछ नॉन कस्टम सिगरेट्स के बारे में कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे ज़रा स्टैट से बताइएगा। हमें आम मुशाहिदे में तो नज़र आता है कि सिगरेट्स पड़ी हुई हैं, इंपोर्टेड लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। एक तो ये बताइएगा कि इनमें से कितनी कस्टम पेड होती हैं, हमें ज़ाती तौर पर खुद कैसे पता चलेगा कि कस्टम्स कितनी, और स्टैट्स क्या बताते हैं कि कितनी इस वक्त फ़रोख्त हो रही हैं? अगर हम अपने शहर की बात कर लें तो आपके साथ FBR ने शेयर की होंगी रिपोर्ट्स। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आज उसमें ऐसे है कि एक तो
जो रीजनल टैक्स ऑफिस जो कार्रवाई करता है वो नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स होते हैं, ये नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स होते हैं। और जो कस्टम जो कार्रवाई करता है वो नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स होते हैं। अच्छा, कस्टम्स जो है वो इम्पोर्टेड सिगरेट्स पर जो है वो कार्रवाई करता है। और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो आरटीओ है, रीजनल टैक्स ऑफिस, वो जिन पर सिगरेट्स पर कार्रवाई करता है, वो जिन पर स्टैंप नहीं लगी होती कि ये टैक्स पेड हैं भी सही या नहीं होती, जो लोकली तैयार किए जा रहे होते हैं। मतलब अगर किसी ने अपने छोटा सा कारखाना बनाया हुआ और लोकली उसको जो है वो बना रहा है और मार्केट में जो है वो उसको सेल भी कर रहा है, मतलब कि अगर कोई ब्रांड है तो उसका ब्रांड का नाम चोरी करके उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स का इजाफा कर देते हैं। ये जिस तरीके से ये एफबीआर का इदारा देख रहा होता है, ये रीजनल टैक्स ऑफिस का रीजनल आरटीओ। हाँ, एफबीआर में आरटीओ है, रीजनल टैक्स ऑफिस, जो टैक्स को कलेक्ट करता है, और जो कस्टम्स है वो इन्फोर्समेंट करता है, मतलब कि वो स्मगलिंग के चीज़ें वगैरह और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो लोकली तैयार की जा रही होती हैं सिगरेट्स, उन पर जो है वो रीजनल टैक्स ऑफिस जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो आप ये बड़ा आसान है कि अगर आप कहीं सिगरेट्स लेने जा रहे हैं या जो हम मना नहीं करते सिगरेट्स आप पिएं या नहीं पिएं, अपने ज़ाती राय है हर किसी। हाँ, उसमें ये है कि आप कम से कम उस सिगरेट का इस्तेमाल कर लें जो हुकूमत को टैक्स दे रहा है, ताकि हुकूमती ख़जाने को भी जो है वो नुकसान ना पहुँचे, उसको फ़ायदा हो। उसमें यही है कि अगर उस डब्बी के ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि उस पर लिखा होगा कि ये टैक्स पेड सिगरेट है, देन आप वो जो है वो माना जाएगा कि इसने टैक्स जमा करवाया हुआ है। अगर किसी पर स्टैंप नहीं है तो इट्स मीन कि वो नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स है, तो वो आपकी ख़रीदारी से जो है वो हुकूमती ख़जाने को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। और अमूमन ऐसे ही होता है, क्योंकि जो टैक्स पेड सिगरेट है वो वैसे ही महंगी होती है, और बीइंग पाकिस्तानी और हम हमेशा सस्ती चीज़ों की जानिब। अच्छा, इसका सेहत पे भी तो नुकसान होता है अक्सर। मैं फिर वही डॉक्टर के बात आ साथ जाती कल है, बैठा हुआ था हाँ। कि वो पता नहीं होता कि कहाँ से आ रही है, कितने दिन पुरानी है सिगरेट, वो टोबैको का भी नहीं पता होता। तो जब आप उसको इनहेल करेंगे सिगरेट तो कोई भी पिए वो वैसे मुझे, लेकिन अगर पता हो लेकिन कि बात फिर वही आ जाती है कि हम मना नहीं कर रहे कि आप सिगरेट। लास्ट टाइम मेरे एक डॉक्टर हमारे साथ थे, तो हमने उनको भी साथ वो कनेक्ट किया था। तो इसी बात पे हम आए थे कि आप सिगरेट पिए, बेशक पिए, वो तो आपके लिए डेंजरस है, आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन बारहा बताया जाता है, डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर पीनी भी है तो वो सिगरेट पिए जिसका टैक्स अदा किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे हुकूमती खजाने को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो अदाद शुमार से ज़रा बताइएगा मुझे। अच्छा, अदाद शुमार ये है कि जब से क्रैकडाउन हुआ है तो तब से चीज़ें कम हुई हैं। अच्छा, अब इसके लॉ पे आ जाते हैं कि जो टैक्स अदा नहीं करते इसकी सज़ा क्या है। अगर किसी दुकानदार के पास ये माल पड़ा है तो उसकी सज़ा जो है वो इतनी है कि 3 साल उसकी सज़ा होगी, ठीक है। उसका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा, उसकी वापसी नहीं होगी। उस सामान को जो है वो कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, उसको नजर आते, मतलब वो ऑक्शन भी नहीं होंगे। ऑक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑक्शन होगी दोबारा से वो मार्केट में आ जाएगी चीज़। अक्सर पहले पुराना कानून ये नहीं था। मैं पहले भी कुछ कमिश्नर हजरात के साथ बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि हम लोग इसका जो ड्यूटी पे कर दी जाती है तो उसके बाद हम अलाउ कर देते हैं, कुछ बड़े जो आइटम्स होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एफबीआर के जो कानून है उसके मुताबिक यही है कि जो तहवील में लिए जाने वाला जो सिगरेट है उसको जब्त करके नजर आतिश कर दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर उसकी लिटिगेशन, कानूनी कार्रवाई के बाद, ओके, उसको आप वापस मार्केट में नहीं ले जाएंगे। अगर वापस मार्केट में आ जाएगी तो फिर वही सिगरेट मार्केट में आ जाएगी, तो उसको बड़ा एक लंबा सा प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो उस तनाजुर में मतलब कि उनकी हौसला शिकनी भी करनी है उन लोगों की, जो लोग इस चीज़ का कारोबार भी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो 3 साल की सज़ा भी है और कुछ जुर्माने भी हैं और सामान की जब्तगी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर कहीं ना कहीं से सिगरेट हो रहा होता है, क्योंकि इकोनॉमी इस तरह के लोग पे कोई ना कोई लूप होल्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर जिम्मेदारी स्टेट की है वो आपको फैसिलिटेट करे, वहीं पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम टैक्स दें। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई कस्टम्स के हवाले से बगला मंडी में कार्रवाई की गई, तकरीबन 12 घंटे कहा जा रहा है वो कार्रवाई चलती रही, और उसके बहुत से चीज़ें जब्त भी की गई, बड़े रिटेलिएशन का सामना भी करना पड़ा। तो वो क्या कार्रवाई थी? अच्छा, वो ऐसे है कि एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ये कार्रवाई थी, और मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन हम चंद घंटों के लिए वहाँ पर रहे। लेकिन वहाँ पर जो है वो गला मंडी के बिल्कुल सामने मुशाहिद सेंटर है, तो वहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। वहाँ पर नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स की इतला थी, छालियाँ, गुटखा और दीगर जो सामान था उसकी इतला थी। वहाँ पर फिर कस्टम्स ने जो है वो वहाँ पर ख़ुद पहुँचे, उसके बाद फिर पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई थी, कस्टम की तारीख की बड़ी कार्रवाई मुल्तान में, जो कि 12 घंटे से ज़ायद के दौरान में जो है वो जारी रही। तो जब मैंने वो डिप्टी कलेक्टर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि आज तक हमारी मुल्तान की तारीख में इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो नहीं हुआ। उसमें 40 करोड़ से ज़ायद मालियत का 40 करोड़ से 40 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान जो है वो जब्त किया गया।
और वहाँ पर उनको जो है वो उन पर पथराव भी किया गया जो स्मगलर से। मैं उनको स्मगलर्स ही कहना पसंद करूँगा, और स्मगलर्स से उनकी जानिब से उन पर पथराव भी किया गया। बिल्कुल, मैं भी जब बात कर रहा था तो यही खबरें मिल रही थी कि रिटेलिएशन का सामना बहुत ज़्यादा Yes. करना पड़ा। तो वो फिर कस्टम हुकाम ने फिर इसी गुस्से में जो है वो कार्रवाई बढ़ा दी। जो ऑपरेशन को थोड़ा वसी कर दिया। फिर गला मंडी में भी कुछ मकामात पर जो है वो कार्रवाई हुई। तो बड़ा अच्छा ये कार्रवाई थी। तो अब वो देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज से, और पुलिस अपने तहत जो है मुकदमा मैं दर्ज ज़रा करेगी। इसमें ना आपका तज्ज़िया लेना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हम अक्सर औक़ात आपसे जब भी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो हम गाय बगाए यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज यहाँ पर कार्रवाई की गई, आज यहाँ पर कार्रवाई की गई। क्या ये रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं, या आपको लग रहा है कि जैसे पूरे मुल्तान में हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट नज़र आ रहा है, FBI भी बड़ा सख्त नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये कार्रवाइयाँ थोड़ी तेज़ कर दी गई हैं? मैं तज्ज़िया ज़रा आपका जानना चाह रहा अच्छा, रूटीन में तो कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। ठीक। मतलब अब मैंने देखा रिसेंटली डीजी खान, सेक्रेटरी सर्वर और बहुत सी जगहों से जो है उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ी हैं। एक टोयोटा प्रियस पकड़ी है, उसके साथ मुल्तान में भी तो पिछले दिनों आप बता रहे थे जी गाड़ी पकड़ी गई थी। मुल्तान में भी एक गाड़ी पकड़ी थी। उसकी मालियत भी तकरीबन मुझे याद नहीं आ रही उसकी मालियत कितनी, वो बड़ी लग्जरी गाड़ी जी। थी और मर्सिडीज़ थी, बड़ी लग्जरी गाड़ी थी, मॉडल टाउन के एरिया से उन्होंने तहवील में ली थी। तो इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जो है वो रूटीन में चलती रहती है। लेकिन जिस तरह के मेजर केसेस हैं जो अभी हम गला मंडी का डिस्कस कर रहे थे, तो ये केसेस जो हैं वो थोड़े अपनी नौइयत के नए नौइयत के एक डिफरेंट केसेस होते हैं। अदरवाइज कस्टम्स और FBI तो रूटीन में कार्रवाइयाँ जो हैं वो करते रहते हैं। और ये जो छालिया है, गुटखा है, इन पे ममानियत है, आप नहीं ला सकते, पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकते, तो इसकी इंटेल किस तरह होती है? पहले से काम चल रहा होता है, कोई रेकी की जाती है पूरे इलाके की, अपने मुखबर होते हैं और दीगर इदारों के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है, या कस्टम्स की अपनी फोर्स है वो खुद ही इसके साथ जाके कार्रवाई करते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि ये एंटर कैसे होती है। देखिए ये इसकी जो एंट्रेंस पॉइंट है ना वो अफ़गानिस्तान का वे है। ओके। अफ़गानिस्तान इज़ अ हब ऑफ स्मगलिंग। अफ़गानिस्तान में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कारोबार नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री है कि उन्होंने कुछ बनाना है। उनकी जो बिज़नेस है वो रिलाई ही इसी चीज़ पे करती है कि उन्होंने माल को लेना है और ख़रीदना है। ठीक, पर्पस यही है कि स्मगलिंग का माल जो है उन्होंने ख़रीदना और लेना है। तो उसी रास्ते से जो है वो सामान आता है, और फिर खुफिया रास्तों से और खुफिया अब कभी मैं कार्रवाई देख रहा था तो टायर्स के अंदर उन्होंने सिगरेट्स को छुपाया हुआ था। अच्छा, जो गाड़ी आ रही है तो गाड़ी के खुफिया हिस्सों में सिगरेट छुपा दिए जाते हैं। तो उनके पास बड़े जाहिर सी बात है, जिसने कारोबार चलाना है उसको उसके पास बड़े खुफिया तरीके होते हैं, उसने कैसे सामान को जो है वो शहर तक लेकर आना है। तो ये एक मेरे ख्याल में एक हब है अफ़गानिस्तान से कि उसके थ्रू KPK और फिर वो सेक्रेटरी सर्वर का रास्ता यूज़ करके मुख्तलिफ चेक पोस्ट को क्रॉस करके तब तक सामान जो है वो यहाँ फिर कुछ पकड़ा भी जाता है, कुछ शहर में आ जाता है, जो शहर में आ जाता है वो भी पकड़ा जाता है। तो वो कोई ना कोई जो विंग्स हैं वो कस्टम्स के या कानून के रडार पर आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि अब ये तो आपकी रिपोर्ट होगी ना, मैं तज्जिया जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ थोड़ी सी बढ़ाई जाएँ तो हमारे शहर से अगर कम से कम जनूबी पंजाब की हम बात करें, मुल्तान की और आगे जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की, इस तरह की इलिसिट जो चीज़ें हैं, इलीगल चीज़ें, उनका खात्मा मुमकिन है? और आपको लगता है कि आर वी ऑन द राइट डायरेक्शन? नहीं, कि खात्मा तो किसी चीज़ का भी मुमकिन नहीं है। लेकिन स्मगलिंग हो गया या क्राइम हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई, देखिए ये नेटवर्क बड़े वसी होते हैं। ठीक। तो ये नेटवर्क देखिए, अगर आप उनका एक मरकज़ी किरदार भी पकड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एक प्रॉपर चेन तो है। अगर वो काम छोड़ दें तो वो तो भूखे मर जाएंगे ना, उनके पास कोई और काम ही नहीं है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्राइम ख़त्म कर दें, आप स्मगलिंग ख़त्म कर दें, आप इस तरह के नसूर को ख़त्म कर दें। ये चीज़ें चलनी हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। वो समझते हैं कि ये एक तजारत है, ये कारोबार है। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है। इन दी एंड कि जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्राइम के हवाले से पुलिस काम कर रही है, स्मगलिंग के हवाले से कस्टम्स काम कर रही है। तो ये डिपार्टमेंट्स इसी मकसद के लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें कम तो हो सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा ज़ुहैब, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आदात शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी अब ग्रो कर रही है, मैक्रो इकॉनमी की हम बात करें, लेकिन वहीं पर सनतकार जो तबका है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी कि वो भी ये मानते हैं कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बिजली बहुत महंगी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो हमारे बिज़नेस करना मुश्किल होता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, दीगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। इस हवाले से ज़रा बताइएगा इन डिटेल कोई अगर रिपोर्ट है। देखिए, बिजली की जो कीमत है वो जो हम अपना सनती सूरत हाल के हवाले से बात करें
तो रीजन की अगर हम बात करें चाइना या इंडिया या हम बांग्लादेश की बात करें तो कंपैरेटिवली वो चीज़ें वहाँ पर कीमतें कम है। बिल्कुल, तो टैरिफ्स बहुत हुकूमत ज़्यादा यहाँ है पर हमारे क्लेम करती है कि जो महंगाई है वो जो माशी इशारे हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, महंगाई में कमी आ रही है। तो फिर सनअतकार भी ये क्लेम करते हैं तो फिर हमें क्यों जो है वो आपने महंगी बिजली पर जो है वो रखा हुआ है, फिर आपने में शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पर जो है वो नहीं लाया जा रहा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं जिस पर जो सनअती तबका है वो काफ़ी डिस्टर्ब भी है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। और इंडस्ट्री जब देखें, जब इंडस्ट्री बंद होती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बुहरान आता है। वो बुहरान जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में आता है कि जब सनत बंद होगी तो जाहिर सी बात है जो वहाँ पर लेबर काम कर रही है वो घरों में जाएगी, घरों में चूल्हे जाएगी, ठंडे बहुत होंगे। से मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। ज़ोएब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कस्टम की कार्रवाइयों के हवाले से और रिपोर्ट के साथ साथ ज़ुहैब हमें अपना तज्ज़िया भी दे रहे थे, क्योंकि रिपोर्टर हज़रात के पास पल पल की खबर होती है, आवाम की नब्ज़ पे हाथ होता है। तो इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। ज़ुहैब हमारे साथ हैं, लेकिन अनिका से हम बात कर रहे थे कि वेट लॉस किस तरह किया जा सकता है प्रेगनेंसी के बाद। और मैंने उनसे ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल किया था कि अगर कोई खातून इनके पास आती हैं तो ये किस तरह का लाइफस्टाइल इख्तियार करती हैं, किस तरह के प्रैक्टिसेस उन्हें गुजारती हैं। तो अनिका, आप एक्सप्लेन करी थी ब्रेक पे जाने से पहले कि एक खातून आपके पास कुछ 2 हफ्ते पहले इसी तरह रब्ता किया। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का भी मसला होता है। तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोई फीमेल आपके पास आई हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जिन्होंने आपसे रब्ता किया, और एंड तक आप उनको किस तरह लेके जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। हाँ, एग्जैक्टली इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर तो हम वेट लॉस रिकमेंड नहीं करते कि आप डिलीवरी के एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद फिर आप वेट लॉस स्टार्ट कर सकते ठीक हैं। है, प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की डाइट हमने लेनी है? प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी डाइट लें, जिस मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसको हम ठीक है, कहते जिस हैं। जो हम पहले बात कर रहे हाँ, थे। एग्जैक्टली कि प्रोटीन रिच डाइट हो, फाइबर का इंटेक हो, हेल्दी फैट्स भी हों उसमें। आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अक्सर लोग इसको मना करते हैं कि नहीं लेने चाहिए। एक हेल्दी फैट्स है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे तो पंजीरी में होता है, फैट दिया जाता है। कल हम अब इसी पंजीरी पे बात कर रहे थे, देसी घी में बनाई जाती है और ये प्रेगनेंसी के दौरान तो मना क्यों किया जाता है? अक्सर लोग क्या मिथ्स हैं उसको भी बस करते चले। वही जो इस तरह से अक्सर सासों की कुछ ना कुछ मिथ्स होती हैं इससे रिलेटेड कि ये नहीं खानी चाहिए, इसमें ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ खा सकते हैं। पानी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए और इस फेज़ के अंदर जो है वो वेट को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक हेल्दी फेज़ है, उसको एंजॉय करें और उसके बाद वेट लॉस के ऊपर काम करें। ठीक है, अच्छा अब चलें, आपने उनको ये डाइट बता दी, अब प्रेगनेंसी हो गई है, नाउ पोस्टमार्टम का टाइम स्टार्ट हो रहा है। उस टाइम पे उन्होंने क्या करना है, किस तरह की डाइट लेनी है और किस तरह की एक्सरसाइज करनी है? जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया हो तो आप किस तरह। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब ये एक बहुत ही जनरल सी गाइडलाइंस है जो मैं दे रही हूँ। ऐसे कुछ डायरेक्टली हर बंदा इसको फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि सबकी मेडिकल जो हिस्ट्री है, इश्यूज हैं, वो डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपने डिस्कशन किया नाज़रीन। हम जब भी अपना हेल्थ रिलेटेड कोई भी टॉपिक कर रहे होते हैं उसके ऊपर हम यही बात करते हैं कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आम पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखनी चाहिए, हर किसी को। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वन फिट ऑल है। आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाने के बाद, दिखाने के बाद, उसके बाद उनसे डाइट प्लान लेना। जैसे अनिका बता रही हैं कि उनके पास पेशेंट्स आते हैं, वो उनको डाइट प्लान उनके मुताबिक बना के देती हैं। हर किसी ने इस डाइट को फॉलो नहीं करना शुरू कर देना, लेकिन वो जो आप जनरल गाइडलाइंस की बता रही थी वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी बदएहतियाती की वजह से कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि जो पानी का इंटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट आप 2 लीटर पानी एक दिन में लाजमी पिएं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर खाने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी लाजमी पिएं। इससे जो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ होता है वो थोड़ा सा बूस्ट कर जाता है और ओवरऑल आपको भूख भी नहीं लगती, क्योंकि इस फेज़ के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम नाश्ते की बात करें तो एक हेल्दी स्टार्ट होना चाहिए। आप ओट्स ले सकते हैं, रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अंडा है वो बहुत ज़रूरी है, अंडा लाजमी लें और इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। 5 बादाम ले लें, 2 अखरोट ले लें। फिर अगर हम एक स्नैक की बात करें तो आप इसमें हर मील के साथ प्रोटीन हमने लाजमी ऐड करना है। तो अगर हम स्नैक की बात करें तो इसमें आप फ्रूट का जो बाउल है वो ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी योगर्ट पेयर अप कर लें। ठीक है। फिर लंच हो जाएगा, उसमें आप थोड़ी सी रोटी ले लें छोटे साइज़ की, और वेजिटेबल्स का इंटेक लाजमी होना चाहिए। सालन कोई भी ले सकते हैं, प्रोटीन है, चिकन ले सकते हैं, दाल सब्ज़ी गोश्त कुछ भी, लेकिन जो सैलड बाउल है दिस इज़ मस्ट, ये लाजमी है। और शाम की जिस तरह से चाय होती है, अक्सर लोग जो है वो चाय छोड़ देते हैं। उनसे जो भी पूछो वो कहते हैं हम चाय नहीं ले रहे। उनको ऐसा लगता है चाय जो है एग्जैक्टली वो बहुत वेट गेन करती है, हालांकि जो उनकी बाकी प्रैक्टिसेस होती हैं वो ज़्यादा ख़राब है। तो चाय कुछ नहीं कहती, एटलीस्ट आप ले सकते हैं दिन में 1 से 2 कप। और फिर सेम डिनर होता है जिसमें आप एक रोटी ले लें छोटे साइज़ की, वो जो हमारे यहाँ एक तवे साइज़ की रोटियाँ होती हैं वो नहीं, थोड़े छोटे साइज़ की, और उसमें सालन की क्वांटिटी भी
नॉर्मल होनी चाहिए, और रात को आप 1 कप दूध भी पी सकते ठीक है। हैं। अच्छा, आपको क्योंकि हमने पहले भी प्रोग्राम में दावत दी थी, आपने उस पर बड़ा बारहा ये बताया था कि सिर्फ डाइट आपका रोल प्ले नहीं करती, उसके साथ एक्सरसाइज मस्ट है। तो ये जो आपने भी डाइट प्लान बताया है, इसके साथ अगर कोई एक्सरसाइज करना चाह रहा है ख़ास तौर पर अपने उस फेज़ में, तो किस तरह की एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए? क्या आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वो जिस तरह हम हैवी एक्सरसाइज होती है एक्सर्ट कर रहे होते हैं, आप उस पर वो कर सकते हैं? फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है या लाइट रखनी है? इसमें ये होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसकी बॉडी कितना हीट हुई है। तो यूजुअली हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आप वॉक से स्टार्ट लें, तकरीबन 15 मिनट वॉक स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको 30 मिनट फिर 40 मिनट तक लेकर जाएँ। और जो वॉक है वो बहुत अच्छी है, आपके कोर्टिसोल लेवल्स को भी कम करती है। और इसके साथ योगा जो है वो भी बहुत अच्छा है। योगा हम कहते हैं कि आपके माइंड को रिलैक्स करता है, कोर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, एक बहुत रिलैक्सिंग वाली आपको फीलिंग आती है, तो वो अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस की तरफ इनिशियली हम नहीं लेकर जाते क्लाइंट्स को, क्योंकि स्टिचेस भी अफेक्ट हो सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम बहुत लाइक डाइट के थ्रू थोड़ा ज़्यादा और एक्सरसाइज नहीं, जस्ट वॉक के थ्रू लेकर चलते हैं। चले, कब आइडियल है कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 मंथ, कब प्रेगनेंसी के बाद? एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद तो हम डाइट की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद भी तकरीबन आप 3 से 4 महीने देख लें, आपकी बॉडी अगर ओके है तो फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी लाइट एक्सरसाइज। ठीक है। 2 तरह के केसेस होते हैं ना, अब इसमें कुछ को फीमेल को सी सेक्शन होता है और कुछ की नॉर्मल डिलीवरी होती है। सी सेक्शन में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसके बाद कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, फीमेल उस तरह चल भी नहीं पा रही होती। तो उस टाइम पे किस तरह की डाइट देनी चाहिए, खासतौर पर वो फीमेल जिनका सी सेक्शन हुआ है? हाँ, उस टाइम पर ये होता है कि एक तो प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को कैरी करते हुए पोस्चर बहुत चेंज हो जाता है, उसके बाद भी बच्चे को उठा के कमर का हाल ख़राब और पेट भी निकल जाता है। तो उसके दौरान ये होता है कि आपकी डाइट जो है वो थोड़ी सी कैलोरी डेफिसिट में हो। हम कोई एक एग्जैक्टली कैलोरीज नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में भी हो और अगर आप फीड करवा रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा, ये बताइएगा कि यूजुअली आपने अपनी प्रैक्टिस में किस तरह की गलत प्रैक्टिस देखी? एक तो आप क्रैश डाइट की बात करी थी, उसके अलावा लोग क्या किस तरह की गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी और फिजिकली बॉडी पे भी हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है? उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग डाइटिंग जब स्टार्ट करते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, तो उनको ये होता है कि अब हमने वेट लॉस करना है, तो वो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं करते, वो डायरेक्टली यूट्यूब खोलते हैं। जो पहली वीडियो आती है, चाहे वो 7 डेज एग डाइट है, यूजुअली मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं 7 डे एग डाइट कर लें, क्रैश डाइट हो गई, या कीटो स्टार्ट कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग विदाउट कंसल्टिंग एनी डाइटिशियन या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से। और जब उसको स्टार्ट करते हैं इनिशियली उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आता है 1-2 महीने के बाद उनका वेट भी स्टक हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनको मेडिकल इशू स्टार्ट होते हैं, यहाँ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कभी भी कोई भी डाइट जो है वो आपने डायरेक्टली खुद से स्टार्ट नहीं करनी होती, आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, या आप मुझसे भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है फैट लॉस बाय अनीका, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अनीका, जैसे आप ये बात कह रही हैं कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मिथ्स भी बने होते हैं, लोग गलत प्रैक्टिसेस भी करते हैं, यूजुअली ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है या लोगों को इंटरनली पिक्चर्स देख के अपने आप को कंपैरिजन की वजह से होता है ना, ताकि हम मेंटल हेल्थ को भी साथ साथ लेके चलते रहें? एग्जैक्टली, जो सोसाइटल प्रेशर है वो तो एक बड़ी एक रियल चीज़ है, और जब हम अपनी ही एज के लोगों को देखते हैं कि वो इतना स्मार्ट है और मेरी अभी एज ये है और मैं इतनी ओवर एज लगना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है ना तो आप ऑटोमेटिकली ओवर एज लगते हैं। वेट बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी लेता है और बढ़ा भी देता है। तो एक तो ये चीज़ भी होती है, उसके साथ ये कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पहले शादी से पहले बहुत कमज़ोर और खूबसूरत अट्रैक्टिव, लेकिन उसके बाद बॉडी फिगर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर होता है। लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये बहुत एक टेम्परेरी चीज़ है और मैनेजेबल चीज़ है, और आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, लेकिन राइट प्रैक्टिसेस के साथ और राइट गाइडेंस के साथ, यूट्यूब के जो टोटके हैं इनके साथ। अब तो यूट्यूब के अलावा वो और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, जिसके अंदर आपको वो पूरा आप उनको अपना प्रॉम्प्ट दें और वो आपको चैट जीपीटी है, डाइट प्लान, चैट जीपीटी है, दीगर और भी हमारे पास एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे लिया जा सकता है। आप लोग क्या करते हैं, 3 चीज़ें चैट जीपीटी की ली, 3 चीज़ें गूगल वाले से ली और सबसे स्टार्ट कर दिया, और उसकी वजह से फिर जैसे आप बता रही हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा विषय। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अनीका हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डाइट प्लान हमारा किस तरह का होना चाहिए और आइडियल प्रैक्टिसेस क्या हैं जिसकी वजह से हम वेट लॉस भी कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि कॉस्ट ऑफ जो मेकिंग थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कम्पीट करना मुश्किल हो रहा है सनतकार के लिए। तो इसके हवाले से, लेकिन जैसे आपने बताया था कि आदाद शुमार तो बहुत बेहतर जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जो हमें दिए जा रहे हैं कि इकॉनमी तो ग्रो कर रही है। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कोई हल निकाला जा रहा है इनके साथ बैठ के, और इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बात हो रही थी। देखिए, इंटरेस्ट रेट को डाउन करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 10.5 पॉइंट पर जो है वो मौजूद है, 10.5 पर मौजूद है। तो जो सनतकार हैं, जो ताजिर बरादरी, उनका मुतालबा ये है कि जो मार्केट, जो हमारा रीजन में जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से उसको आप सिंगल डिजिट पर जो है वो लेके, तभी हमारी जो मईशत है वो ग्रो कर सकती है। और फिर वही सेम बात कि हुकूमत तो क्लेम करती है कि महंगाई में कमी हो रही है, लेकिन लोग समझते हैं कि महंगाई में कहाँ कमी हो रही है। लोग जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं या फिर ग्रोसरी परचेज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पर कीमतें वहीं पर रहती है। तो लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महंगाई, हुकूमत जो बात कर रही है कि वो महंगाई की जो शरह है, जो महंगाई बढ़ रही थी उसकी शरह जो है वो कम हो रही है। तो लोग समझते हैं कि महंगाई जो है वो कम हो रही है, तो महंगाई अभी तक जो है वो इतनी ख़ास कम नहीं हुई। तो जो सनती तबका है वो भी यही मुतालबा जो है वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे, तो इंडस्ट्री जो है वो जो बंद हो रही है वो बहाल हो सकती है। आप ये पावर लूम इंडस्ट्री को देखें ना, पावर लूम मालकान अपनी लूमें ही फ़रोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अलमिया है। जब मेरे जहन से फिक्र निकल गया, अभी कुछ अर्सा पहले कुछ तकरीबन पावर लूम कुछ काफ़ी ज़्यादा बंद भी हुई हैं फैसलाबाद। देखिए, बहुत सी लूमें जो हैं वो बंद हुई। जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की या सूती धागे की, तो फिर चीज़ें जो है वो कहा जा रहा था कुछ टैरिफ में कमी की जाएगी, हुकूमत के साथ बैठ के कोई बात हो रही थी, सनतकार थी। देखिए, वो फिर हुकूमती ही बात थी जो वक्त के साथ साथ जो है वो आगे फ्लोट कर गई। तो यही चीज़ है कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, मामलात को काफ़ी बेहतर होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की जो सूरत हाल है वो वैसी की वैसे बरकरार है। लोगों के लिए देखिए ना, अब जो सियासी शख्सियात हैं उन्हीं से लोग यही मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों को भी ये नौकरी के मौके पैदा किए जाएँ। नौकरियों तो बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान की। अगर हम बात करें, हम मुल्तान को ही देख लें कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए वैसे लोगों को भी, अब के नौकरियों से निकल के अपने बिजनेस थोड़ा सा स्टार्ट करें। बिल्कुल, हमने जिस पर पहले बात की थी IT पार्क, उस पर भी एक पेशरफ्त आ चलें, आप तो पेशरफ्त हुई है तो उसका करते हैं जिक्र। अभी मेरी जब इस पेशरफ्त पे जब हम पीछे लगे ही हुए थे ना कि IT पार्क को बनाया जाए, तो अभी 2 दिन पहले मैंने अली कासिम गिलानी साहब से मैंने इसी पर ही इंटरव्यू लिया। मैंने कहा इस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ इबहाम मौजूद थे IT पार्क के वाले से, तो फिर अली कासिम गिलानी से यही बात हुई। उन्होंने फिर मुझे एक लेटर भी दिखाया जो एयरफोर्स का एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक डिपार्टमेंट है, नेस्टैप उसे कहते हैं, नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है, वो कराची में मौजूद है। तो उसको उन्होंने प्रपोजल दिया कि आप मुल्तान में आके, वो IBS चक्कर वाली कहानी खत्म हो गई है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 1 अरब रुपये दिया वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इशूज़ की वजह से वहाँ पर मौजूद है। तो अब ये है कि IT पार्क मुल्तान के लिए बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के 4 एकड़ रकबे पर ये डिसाइड, एक प्रपोजल है, नॉट डिसीजन, एक प्रपोजल दी गई है नेस्टैप को, जो कि एयरफोर्स का एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें यही है कि आप इसको देखें, लेकिन वो टीम जब आएगी तो वो देखेगी कि कौन सी कुछ सूटेबल। चलें, आप अपने एक्सपीरियंस से बता दें कि कब तक आपको, क्योंकि इस तरह के जो अगर अली कासिम गिलानी साहब ने जो मुझसे फिगर्स शेयर किए हैं, जो लेटर मुझसे शेयर किया है, उसके मुताबिक यही है कि 2026 में इंशाल्लाह 2026 में IT पार्क मुल्तान वालों को मिल जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं जी। अनिका, बिल्कुल प्रोग्राम के हम लास्ट में मौजूद हैं, लास्ट 1 to 2 मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं चाहूँगा कि पूरी डिस्कशन को आप सम अप करें, कोई इस तरह की बात जो हम मिस कर गए हो वो आप ऐड करना चाहती हो तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। बेसिकली जो वेट गेन होता है डिलीवरी के बाद हो जाता है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है और मैनेजेबल है, इसको वेट लॉस किया जा सकता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती इस फेज़ के अंदर। आप एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद डाइट स्टार्ट करें और खुद से स्टार्ट ना करें, किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें ताकि आपको प्रॉपर आपकी जो एज, वेट, हाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान दिया जाए और वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। अक्सर लोग होते हैं जो खुद से स्टार्ट करते हैं, वो 3-3, 4-4 साल इस फेज़ में लगे रहते हैं
और अनलेस आप अगर किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेते हैं तो आप वो 3 से 4 महीने के अंदर ही अपने केस को रिजॉल्व कर सकते यूजुअली हैं। क्योंकि आपको जब रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, जब आप प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि हमें सही ट्रैक पे हूँ और फिर आप उसको फॉलो करते रहते हैं। जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते, फिर आए दिन आप हाँ, डाइट को भी अपने एग्जैक्टली। चेंज कर रहे होते हैं। ज़ुहैब, अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें प्रोग्राम के लास्ट में, बिल्कुल हमारे पास 1 से 2 मिनट मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग तो प्लीज़ ऐड कर देखिए, मैं तो दीजिए। हमेशा एक ही बात करता हूँ कि खुश रहा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें और जिनको आपकी ज़रूरत है उन पर एक नज़र जो है वो दौड़ाई जाए। तो शायद जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपसे जो है वो आप उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो इन चीज़ों को जो है वो मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश चलें, बड़ी रखें। खुशाइन बात होगी, हम आपसे थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा सख्ती से कहा बेटा 5 मिनट पड़े हैं अभी। तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आईटी पार्क के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि रकबा देख लिया गया है, ये प्रपोजल है यूनिवर्सिटी में आई आपका। थिंक ये मेरा नहीं ख्याल कि कासिम साहब ने ये क्लिप जाएगा कासिम गिलानी साहब के पास, वो कासिम साहब ने प्रपोजल किया, मेरे ख्याल में यही बन जाएगा। ठीक है, हाँ, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में। मैं और यही इसका जो एडवांटेज है, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसका जो एडवांटेज है, देखिए ना, हमारा साउथ का नौजवान आरफा क्रीम टावर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और एक दो और सेंटर्स हैं जो कि बड़े आईटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जब यही नौजवान जब मुल्तान में ही बैठेगा तो जाहिर सी बात है एक स्किल डेवलप बनेंगे और उसके साथ साथ एक अच्छा खासा एक ज़रिए मुबादला, यानी कि जब कमाएंगे या पैसा जो आएगा उसमें आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो जाएगी और इस रीजन के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। इस यहाँ के एरिया के लोगों के लिए ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और ये अल्लाह करे ये बन स्पेसिफिकली जाए। आईटी स्किल्स को टारगेट करेगा या और भी किसी तरह की स्किल्स दी देखिए, जाएंगी? इसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके अंदर होंगे आईटी पार्क के अंदर। ये स्पेसिफिकली ये नहीं है कि आपने अमेजोन करना है या आपने वो क्या होती है 2-3 और चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मैंने खास स्टडी मैं नहीं चाहूँगा किया। इज्तनाब करें आप नाम लेने से। हाँ, तो और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें होंगी, डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो बहुत बड़े। देखिए 4 एकड़ रकबे पे जो आईटी पार्क बनेगा, तो आप खुद सोच लें उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम वेरी सून अली कासिम गिलानी को मैं यहाँ इनवाइट करेंगे। हम होप्सो के अपने साथ अगले दफ़ा हम अली कासिम साहब को लेकर आए। इस बार वो चले गए इस्लामाबाद पार्लियामेंट में, तो इंशाल्लाह हम फर्दर उस पर प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं जो कि इसको वो जो नॉन पीटीए मोबाइल का था, टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है, वो अली साहब लेके चलेंगे? अली कासिम गिलानी साहब, उसकी भी अगर आपके पास कोई डिटेल्स हो तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, बहुत उसका मसला भी, है यूथ का, तो उसमें ये है आजकल कि मेरा अपना भी है, मैं वो ऑरेंज वाला मोबाइल लेना चाह रहा हूँ, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा है। उसमें यह है कि उसमें इजलास होना है कायमा कमेटी का। कल भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हुआ है, लेकिन वो आज पर शिफ्ट हो गया इजलास, तो 3 बजे के बाद उसकी अपडेट आएगी। आई विल शेयर। तो यूजुअली क्या उसके ऊपर क्या बात की जा रही है कि टैक्स कम किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि उस पर टैक्स कम होगा। टैक्स कम नहीं होगा। एफबीआर ने कहा कि खामोश होकर बैठ जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ, कल करने की लोड कोई नहीं। अच्छा, ये एयरपोर्ट पे भी काफ़ी मोबाइल्स पकड़े जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और कस्टम्स पर और जॉइंट वेंचर्स होते हैं। तो अक्सर एक केस बड़ा मशहूर हुआ था कि पीआईए के हमले से भी मोबाइल फोन्स पकड़े गए थे, रिसेंटली हुआ था कोई। टैक्स देना हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हमें इंतजामिया की तरफ से, चीज़ों को हुकूमत की सस्ता तरफ से करेंगे तो ये स्मगलिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल अगर अब जब तक हमने टैक्स देना है तब तक हमें चाहिए कि टैक्स दें और वो नॉन पीटीए मोबाइल की तरफ ना जाएं। मैं चाहूँगा अब लास्ट में अपना प्रोग्राम, अपना लास्ट पैगाम अब ऐड कर ही दें, हम लोग लास्ट में आ गए। अब मैंने क्या है शामिल करते हैं आप कर दें। मेरा यही है कि वही मेरा मैसेज है कि ये साउथ के पंजाब के जो लोग हैं, ये बड़े इनके पास बहुत से स्किल्स हैं, लेकिन ये बेचारे जाते हैं और इनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ये सुबह बन जाए और उसके बाद ये आईटी पार्क बन जाए, तो मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों को ना लाहौर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। निका, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लें, और हमेशा हम आपको जो डाइट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है तो हमेशा आपको दावा देते हैं, आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए गेस्ट होंगे और एक नया टॉपिक होगा। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद किस तरह अपना वेट लॉस किया जा सकता है, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह की होती है। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का इस हिस्से में भी हमने बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करनी है। हमने स्किन एलर्जीज़ पर बात करनी है, एलर्जीज़ किस टाइप की होती हैं, किस तरह उनको हील किया जा सकता है, या जो हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं अक्सर एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, खुद ही सेल्फ डायग्नोज किया, खुद ही जाके या तो इंटरनेट से देखा या खुद ही देखा, उसके बाद जाके दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी जाती हैं। उसकी वजह से मसला हमेशा सही होने के बजाय एग्रेवेट कर जाता है। तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अंसारी साहब, जो कि बड़े मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर, हम एलर्जीज़ से स्टार्ट करते हैं। आज हमने एलर्जीज़ पर बात करनी है। कितने तरह की एलर्जीज़ होती हैं हमारे स्किन में जो हो सकती हैं बॉडी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका सवाल जो है ना स्टेप 2 पे है। ओके, पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। ठीक है। बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है ना अक्सर लोगों को, वो होती है इचिंग, खारिश, जिसे हम आम ज़ुबान में प्रोराइटिस कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। अब वो खारिश की बहुत सारी वजूहात हैं, इचिंग की वजूहात जो है ना बहुत सारे हैं। उसमें एक वजह जो है वो एलर्जी है। अच्छा। जिस्म के ऊपर जो एक खारिश का एहसास होता है, इचिंग होती है, उसमें एक वजह जो है वो एलर्जी है। बाकी मुख्तलिफ बॉडी की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारी वजह से जिस्म पे खारिश हो सकती है, गुर्दे की कुछ बीमारियां उनकी वजह से जिस्म पे खारिश होती है, थायराइड की बीमारी है उनसे भी जिस्म पे खारिश होती है। लेकिन मेलिग्नेंसी की वजह से, यानी कि कैंसर की वजह से, उसकी वजह से जिस्म पे खारिश होती है। और एक जो आम खारिश की बीमारी है जिसे हम कहते हैं मुताद्दी खारिश, जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं कि जिसको स्केबीज़ है, मुताद्दी खारिश है, एक से दूसरे को लगने वाली, उसकी वजह से जिस्म पर खारिश होती है। तो वो एलर्जी एक वजह है खारिश की। तो खारिश की वजूहात बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ सिम्टम रादर देन अ कॉज। ओके, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ काज़ी में ना, अब आप एलर्जी की तरफ जब आएंगे कि ये एलर्जी की वजह से ना खा, अब एलर्जी की बहुत सारी वजूहात जी। अब एलर्जी जो है बाहर के कुछ, यानी हम कहते हैं कि मेनली 2 चीज़ें हैं, एक एंडोजिनस, एक्सोजिनस। एंडोजिनस है कि जिस्म के अंदर से कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि जिस्म के ऊपर आपको खारिश हो रही है, कि एलर्जी की रिएक्शन एक नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि बाहर से कोई चीज़ ऐसी आ रही है जिस्म के ऊपर जो आपके जिस्म के ऊपर एक एलर्जिक रिएक्शन है ना वो जाहिर कर रही है। अब उस एलर्जिक रिएक्शन में मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो पिक्चर बॉडी के ऊपर आती है। अर्टिकेरिया एक आम है जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं धब्बड़ पड़ गए, जिस्म थोड़ा सा उभर जाता है किसी छोटी सी जगह पे, छोटे छोटे दाने या बहुत बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं। तो उस सूरत में ये जो है ना वो कुछ, इसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, आम ज़ुबान में धब्बड़ कहते हैं। वो जिस्म के अंदर कोई बीमारी ऑलरेडी मौजूद है, किसी और वजह से है, कोई इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ एक रिपोर्टर लाइव हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम वेदर की ज़रा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला तो बिल्कुल साफ रहता हुआ दिखाई दे रहा है, सूरज भी अपनी आबोताब से चमक रहा है। लेकिन अगर गिरदोनवा की बात की जाए तो गिरदोनवा में आज रात गए से मुल्तान शहर में धुंध पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बायस M4 मोटरवे और M5 मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। और तकरीबन 8 घंटे के बाद आज सुबह तकरीबन 9 सवा 9 बजे करीब ट्रैफिक को, मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोला गया है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मोटरवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल है और तकरीबन 8 घंटे के बाद मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोला गया था। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का तकरीबन 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है, जो कि 95% तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज 7वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ तक तो मुल्तान शहर का मतला साफ रहता हुआ दिखाई देगा। धुंध की शिद्दत रात के औकात से अलल सुबह तक पड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन परसों से मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होगा जो कि 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। और उसमें जहाँ एक जानिब बारिशों की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी, मूसलाधार बारिश पड़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत नुमाया हद तक कम होने की वजह से जो खून जमा देने वाली सर्दी है वो मुल्तान शहर के वासियों को एक मरतबा फिर से फेस करना पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन नगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ हार्श वेदर था, फिर अभी कुछ 3-4 दिन से सूरज मुकम्मल अपनी आबोताब से चमक रहा है, तो ये जो चेंजिंग वेदर होते हैं इसी में हमने अपना ध्यान रखना होता है। हम जैसे ही सूरज निकलता है वबद एहतियातियाँ शुरू कर देते हैं, जैकेट्स जो हम पहन रहे थे, गर्म मलबूसात पहन रहे थे उसका ध्यान नहीं रखते, फिर हमें बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से भी कि अपने सेहत का ख्याल रखें और एडमिनिस्ट्रेटिवली कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, अगर करना भी है तो ट्रैफिक कवानीन का मस्त फॉलो करें, तो इन सारी चीज़ों पर अमल करें ताकि आप किसी हादसे से भी बच सकें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, हम एलर्जीज़ पे बात कर रहे थे, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि एंडोजेनस एलर्जीज़ की रीजंस भी होती हैं और एक्सोजेनस भी होती हैं, तो एक्सोजेनस से पहले हमें फिर हसन को लेना पड़ा, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। अब हम लोग जो है ना अक्सर जो बात करते हैं एलर्जी की, वो एक्सोजेनस के बारे में बात करते हैं कि बाहर से कोई चीज़ जो है उसकी वजह से एलर्जी हो रही है। अब जो बाहर से एलर्जी करने वाली चीज़ें हैं वो खाने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी हो सकता है। अब जो बाहर वाली चीज़ों से एलर्जी हो रही है या किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रही है, उसके असरात कुछ तो स्किन के ऊपर नजर आते हैं, कुछ सांस के ऊपर भी होते हैं। जी, वो थ्रोट कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर जाता है, थ्रोट स्ट्रिक्ट करता है। दूसरे कुछ लोगों को जो अस्थमा की बीमारी होती है ना, दमे की, वो भी बेसिकली एलर्जी की एक डिजीज़ है। ओके, बाहर से जो भी कोई एनवायरनमेंट है, फर्ज करें पोलन है या घर में रखे कोई जानवर है, कोई ज़रात है, गर्द गुबार है, धुआं है, उसकी वजह से जो उनको एलर्जी होती है वो सांस की एलर्जी हो जाती है, उसको हम दमा कहते हैं। बाकी जो स्किन के ऊपर होता है, और ये आप ये देखिएगा कि जिन लोगों को दमे की तकलीफ़ है उनको अमूमन स्किन का ये एलर्जी का मसला भी होता है। अच्छा। और जिनको स्किन की एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात रहती है, उनको अगर चेक करें तो पता चलता है कि उनको दमे का प्रॉब्लम भी रहता है। तो ये दोनों चीज़ें तकरीबन इकट्ठे चलती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब इनके ट्रीटमेंट की तरफ किस तरह जाना है। अक्सर का, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बात की, अक्सर लोग क्या करेंगे, उनको थोड़े से सिम्टम्स नज़र आएंगे, वो या तो गूगल कर लेंगे या उस पर चले जाएंगे, अपने चैट जीपीटी पे चले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे, या फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, जी मैंने ये मसला हो रहा है, मैंने दवाई दे दी। तो इसकी वजह से किस तरह का नुकसान हो सकता है अगर हम कॉज को ट्रीट नहीं करते और सिम्टम्स को ट्रीट करते रहते हैं? लेकिन हर बीमारी में जो हमारा जो पहला फिक्र होता है ना, ट्रीट द कॉज, बिल्कुल, कि उसकी वजह क्या है। और ट्रीट द कॉज जो है वो एक डॉक्टर कर सकता है, एक आम आदमी नहीं कर सकता, चैट जीपीटी नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि काज तक पहुंचना जो है ना, वो ये नहीं कि आप एक चीज़ बता दें चैट जीपीटी को, जी वो हमें हर चीज़ वो डिटेल में बता देगा, नामुमकिन है। चैट जीपीटी कैन नॉट रिप्लेस अ डॉक्टर। बिल्कुल जी, इस किस्म की बातें आजकल चल रही हैं, ये मैंने देखा है, और ये स्टडीज़ भी हो रही हैं सर इसके ऊपर। तो अब इस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है ना, ये मैं आज की नहीं देख रहा, मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ। मैं कुछ और चीज़ें थी, पहले लफ्ज़ कंप्यूटर इस्तेमाल होता था कि क्या कंप्यूटर जो वो डॉक्टरों को रिप्लेस करता है। कंप्यूटर में आपने ये कोई सिम्टम फीड कर दी, वो आपको डायग्नोसिस दे देगा। कैन अ कंप्यूटर रिप्लेस अ डॉक्टर? नेवर, नॉट एट ऑल। आज वही चीज़ कंप्यूटर की एक बेहतर शक्ल आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात है कि चैट जीपीटी भी काम उस वक्त करता है जब आप उसके अंदर कुछ फीड करेंगे। उसके पास दिमाग तो नहीं है ना, जो कुछ आपने उसको फीड किया हुआ है, जो डाटा उसके अंदर मौजूद है, उस डाटा के मुताबिक वो जो कुछ है वो एक रिजल्ट आपके सामने देता है। तो डाटा आपने फीड करना है ना। बिल्कुल, और वो एक डॉक्टर जो टेक्निकलिटी समझ के उसको बड़े बेहतर अंदाज से वो उसको यूज़ कर सकता है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि एक जगह पे नहीं पहचाना जा रहा था, कोई डॉक्टर्स ही एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी देखते हुए टेक्निकलिटीज़ के थ्रू एक सिम्टम्स को उसके ऊपर बताया कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो तब वहाँ से ट्रीट हुआ। वही शख्स बार बार खुद बैठ के घर से बता रहा था चैट जीपीटी को, तो तब वो उसको वहाँ से ट्रीट नहीं कर पाया। तो वेरी करता है, जो प्रॉम्प्ट आप देंगे उसी से इलाज होगा। देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, पेशेंट का मुआयना कब शुरू होता है? पेशेंट कमरे में एंटर हुआ है उसी वक्त से उसका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, अगर कोई देखने वाला डॉक्टर है तो। पेशेंट कमरे में एंटर हुआ है, आके बैठा है,
अगर कोई डॉक्टर समझदार है वो उसके बैठने तक उसकी आधी बीमारी डायग्नोस कर लेता है कि जो आ रहा है इसका प्रॉब्लम क्या है। बाकी आधी बात जो है ना वो उसका मसला सुनने के बाद होती है, और ये चीज़ ChatGPT नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा सर, एलर्जीज़ पे आ जाते हैं, जैसे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा, क्योंकि हम अक्सर आज का मौजू हमारा स्किन एलर्जीज़ के ऊपर है, तो मैं चाहूँगा वो भी आपने स्केबीज़ का जिक्र किया, इसके अलावा किस तरह की होती हैं? अक्सर औक़ात तो कुछ स्किन के ऊपर रेड डॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, हीट में जाएंगे तो स्किन बर्न करना शुरू हो जाती है। इस तरह के जो मसले हैं, एक्नी है, उसके बारे में ज़रा टाइप्स बताइएगा जो स्किन एलर्जीज़ हैं। एक्नी जो है वो एलर्जी नहीं है। ओके। लोग एक्नी को एलर्जी कहते हैं, लेकिन वो एलर्जी नहीं, वो एक अलग डिजीज़ है। ठीक है, उसका एक पूरा एक अलग चैप्टर है, उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, उसको आप एलर्जी में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर चेहरे पर कुछ चीज़ें लगाई गई हैं, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ ऑयली चीज़ें, जो अगर एनवायरनमेंट ऑयली है, फ़र्क करें जो लोग किसी ऑयल मिल में काम करते हैं, घी मिल में काम करते हैं, उसका माहौल जो है वो एयर ऑयली होती है, उनके चेहरे पे एक्नी हो जाता है, वो एनवायरमेंटल एक्नी है, उसका अलग ट्रीटमेंट है। जो 12-13 साल की उम्र में एक्नी निकलते हैं उसका अलग ट्रीटमेंट है। जो स्टीरॉयड लगाने की वजह से एक्नी निकलते हैं उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। जो हमारे आजकल की जो वाइटनिंग क्रीम बेशुमार एक मरकरी बेस्ड ना, वो मरकरी बेस्ड भी नहीं होते। आप चूँकि लोगों ने सिर्फ एक मरकरी का नाम सुना हुआ है ना, तो देखिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर इस तरह की बात क्यों करते हैं। जिस्म के ऊपर जब कोई भी चीज़ लगती है उसके कुछ असरात होते हैं, वो असरात जो निशान छोड़ते हैं डॉक्टर उनको पहचानता है। अगर जिस्म के ऊपर कोई एसिड लगाया गया या स्टीरॉयड लगाया गया तो उस एसिड की वजह से एलर्जिक रिएक्शन, मैं बात एलर्जी की बात साथ ही कर रहा हूँ मैं। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एक चीज़ होती है पीएच लेवल, पीएच वैल्यू एक नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है, एक एसिडिक पीएच वैल्यू होती है, एक अल्कलाइन पीएच वैल्यू होती है। तो ये एसिडिक वैल्यू जो बढ़ती जाएगी रिएक्शन बढ़ता जाएगा, अल्कलाइन वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग एल्कलीन उनका भी एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। जो वीक एसिड और वीक एलर्जीज होते हैं उनका रिएक्शन जो है ना वो हल्का होता है, और वो जब एक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लगाई जाए तो फिर उनके कुछ असरात जो है ना वो ज़ाहिर होते हैं, और वो असरात जो है वो डॉक्टर पहचानता है कि ये जो चीज़ लगी हुई है ये किसी एसिड की वजह से है, एल्कली की वजह से है, और ये इतने लंबे अरसे की वजह से, लंबे अरसे लगाई गई है, उसकी वजह से ये इस किस्म के जो है ना निशानात पड़े। अब जब चेहरे पे एक उसी टाइप के निशान हमें नज़र आ रहे हैं जो एसिड की वजह से होते हैं, चेहरे पे कुछ ऐसे निशान नज़र आ रहे हैं जो स्टीरॉयड की वजह से होते हैं, हम पूछते हैं कि हाँ ये आपने क्या लगाया था, वो एक ब्यूटी क्रीम का नाम लेते हैं, वो जिसकी बड़ी मशहूरी आ रही है, फलां स्टोर से गए थे, स्टोर वाले ने ये दे दिया। अब वो तवातर के साथ वो नाम हमारे सामने आ रहे हैं कि हमें तो पता है कि ये चीज़ एसिड की वजह से है, ये स्टीरॉयड की वजह से है, ये जो चेहरे पे निशान बने हुए, और वो कहते हैं हमने तो सिर्फ ये वाली क्रीम लगाई है, वो तो कुछ लगाया नहीं है। इसका मतलब है कि उस क्रीम के अंदर स्टीरॉयड भी मौजूद है और एसिड भी मौजूद है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि वो ख़ास तरह की क्रीम्स जो हैं वो जिनको फार्मूला क्रीम्स कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ नहीं होती, लोग फिर उसके अंदर कुछ विटामिन के कैप्सूल भी मिला देंगे, कुछ टैबलेट्स लेके वो भी मिला देंगे, तो वो भी फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन का सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि कैंसर कॉजिंग भी है, ये कैंसरस है जो इस तरह की क्रीम्स हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्किन को बहुत ज़्यादा पतला करना शुरू कर देते हैं, सन रेज डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। स्किन को पतला करने जो है ना, स्टीरॉयड हो या एसिड हो, जब आप स्किन पे लगाएंगे ना, स्टीरॉयड का काम भी यही है कि स्किन को उखाड़ देता है, और एसिड का काम भी यही है कि स्किन को उखाड़ देता है। अब स्किन की तकरीबन 4-5 लेयर्स होती हैं, अब एक एक करके जब एक लेयर उतरती जाएगी, जब उसके नीचे जाएंगे तो वो लेयर खत्म हो, नीचे फिर रगें नज़र आने लग जाएंगी, जब रगें नज़र आती हैं तो चेहरा लाल हो जाता है। लोग समझते हैं लो जी जो हमारा तो रंग गोरा हो गया, हम गुलाबी हो गए, वो गुलाबी नहीं हुए, वो उनकी जिल्द उतर गई है। अब जब ऊपर जिल्द नहीं रहती जो रेडिएशन पड़ती है, अब स्किन का काम है रेडिएशन को रोकना, जी बैरियर्स हैं, जो रेडिएशन के नुकसानदेह असरात हैं उनको रोकना है। अब भले वो सनलाइट की रेडिएशन है या किसी और चीज़ की रेडिएशन है, वो रेडिएशन की ख़ास लिमिट से ज़्यादा पड़ती है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो जाए, एक इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। हम कहते हैं जिस धूप में बैठे, धूप में आपका जो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है,
जिन्हें प्रोड्यूस करना है तो ना। वो धूप में बैठने की वजह से फिर वो सर मेलानिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, लोग फिर परेशान होते हैं। इस पे भी ज़रा बताइएगा कि हमारा रंग भी काला होना शुरू हो गया। तफसील इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो तफसीलन जितने भी आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं उसको हल करने की हम कोशिश करें। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर रब्ता कीजिएगा। इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्किन के मसाइल के ऊपर, उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे आपके स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होंगे, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले हमने कुछ बर्थडेज विश करनी है, वो कर लेते हैं। फ़ाइक साहब हैं जी, मासूम से बच्चे हैं। हमारे हमजा साहब हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके भतीजे हैं जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी फ़ाइक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। नाज़रीन, इन्हीं के साथ अनमोल रज़ा साहिबा हैं जो कि मुजाहिद सुल्तान हैं, हमारे चीफ कैमरामैन। छोटी सी क्यूट सी बच्ची हैं जी, उनकी भतीजी हैं, उनकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी अनमोल साहिबा। Happy birthday to you. 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 हैप्पी बर्थडे टू यू जी अनमोल साहिबा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। बहुत ही मासूम सी छोटी सी क्यूट सी बच्ची हैं। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि आगे आने वाले साल जो हैं वो आपके लिए बेहतरीन साल साबित हों और जितने भी ख्वाब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए देखे उन सबको आप पूरा करें और उनकी भी उम्मीदों पर आप पूरा उतरें। नाज़रीन, अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं। मौजू पर जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। खानगढ़ से, जिला मुजफ्फरगढ़। जी जनाब, सवाल कीजिएगा। आज सवाल ये कि मेरा 2.5-3 साल का बच्चा है, उसके ना एलर्जी है स्किन स्पेशलिस्ट को। आपकी मेरा ख्याल है कॉल हमारे टेक्निकल कुछ मसले की वजह से ड्रॉप हो रही है बार बार। मैं चाहूँगा दोबारा सवाल करें। मैं दोबारा जी, सवाल दोबारा कीजिएगा और थोड़ा सा जगह चेंज करें। आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं, सिग्नल का मसला हो रहा है। जी, अब आवाज साफ आ रही है? जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है। आप सवाल कीजिएगा। मेरा 2.5-3 साल का बेबी है जी। तो उसके ना स्किन में एलर्जी हुई है। कहीं ऐसे 2 साल 3 साल हो गए, मतलब 2.5 साल से जब से है। तो हमने स्किन स्पेशलिस्ट मुजफ्फरगढ़ में भी दिखाया है। ठीक है। तो कुछ मेडिसिन दे देते हैं, टेम्परेरी ना ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर एलर्जी है, यानी कि गर्मी में भर जाती है, सर्दी में कम हो जाती है। सर्दी में होती है तो कोई गर्म चीज खा ले, बॉयल अंडा वगैरह या चिकन वगैरह, तो फिर स्किन उसकी मतलब रैशेज हो जाती है, स्किन ठीक है। रैशेज में खून आना शुरू हो जाता है। और उसको डॉक्टर साहब ने मेडिसिन ये दी थी, एसकेप फ्री लोशन दिया था आपको नाइट में लगाने का, हफ्ते में एक बार। रूटाडीन सिरप दिया था और अपना क्या कहते हैं उसको, अपना फ्लूइडिक ट्यूब दी थी लगाने के लिए। ठीक है। टेम्परेरी आराम आ जाता है, उसके बाद मतलब कंप्लीट आराम नहीं आता, जैसे मुस्तकिल तौर पर आराम नहीं आ रहा, बार बार ये बीमारी हो रही है। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आप ठीक है जी, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया, मैं जवाब आपका ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी सवाल करने के लिए। जी सर। कि डॉक्टर साहब ने उनको जो इलाज दिया है वो स्केबीज का ट्रीटमेंट दिया है। ओके। ये बता रहे हैं कि बच्चे को शुरू से ही ये बीमारी हो रही है। अब इन्होंने एलर्जी का इस्तेमाल किया है। बात है कि छोटे से बच्चे को जो ये बीमारी होती है स्केबीज़ की, ये बच्चे को खुद ब खुद नहीं हो जाती, क्योंकि स्केबीज़ की बीमारी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। ओके। इसका मतलब यह है कि घर में कुछ और लोगों को भी ये बीमारी मौजूद है जहाँ से बच्चे को लगी है। अब चूंकि एक से दूसरे को लगने वाली बच्ची है, जो शख्स बच्चे को उठाएगा उसको भी लग जाएगी और उसकी वजह से फिर दूसरों को भी लगेगी और फिर दोबारा दूसरों से बच्चे को लगेगी। स्केबीज के ट्रीटमेंट का असूल ये होता है, इन्होंने जिस दवाई का नाम दिया है कि हफ्ते में एक दफ़ा, वो दवाई मेन ट्रीटमेंट वही है। ठीक है। हफ्ते में एक दफ़ा पूरे जिस्म पे रात को मालिश करनी होती है, सुबह को नहाना होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बाकी सोर्सेज हैं इन्फेक्शन के, घर के जो बाकी अफराद हैं, उन सब को भी वो दवाई लगाई जाए। जब तक आप दूसरों को दवाई नहीं लगाएंगे तब तक बच्चा ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को दूसरों से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है।
सर अब मैं ज़ाती तौर पर मुझे याद आ रहा है कि मुझे भी ये बीमारी हो चुकी है। मैं 5 साल का था, हमारे तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि पूरे घर को गालिबन शायद यही बीमारी होगी कि पूरे घर को हमने डिसइंफेक्ट किया था, घर को एक दफ़ा धोया था, और उसके बाद जिन जिन को ये मसला था उनके भी टेस्ट हुए थे कि कहीं उनको तो इस तरह की बीमारी नहीं, और फिर मुझे वही लोशन लगाया जाता था रात को और सुबह में उससे नहाता था। ये गालिबन वही बीमारी है। एग्जैक्टली वही है। उसमें यह है कि ये दवाई हर बंदे को लगानी पड़ती है, घर के जितने बिल्कुल हर अफराद बंदे ने रहते हैं, लगाई थी। सबको ये दवाई लगानी पड़ती है। तो फिर क्या, और फिर ये मसला होता है कि इस बीमारी के साथ जो जिस्म के अंदर जो इचिंग होती है ना, आपने दवाई लगाई, ठीक है, जरासीम मर गया। सर इसको कंप्लीट कीजिएगा, एक और कॉलर हैं उनका भी सवाल हम ले लेते हैं, फिर दोनों का जवाब आप दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी मैम सवाल कीजिएगा। जी नाज़रीन, हाँ जी मैम सवाल कीजिएगा। मेरी स्किन पे ना दाने नहीं खत्म होते, उसके बारे में पूछना था मैंने। ठीक है, किस तरह के दाने हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। दाने किस जगह पे है, चेहरे पर है या जिस्म पर है? जी मैम, दाने किस जगह पर हैं, चेहरे पर हैं या पूरी बॉडी पर हैं? रेशे वाले दाने होते हैं। जी जैसे रेशे वाले दाने होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो रेशे वाले दाने किस जगह पर है, चेहरे पर है या जिस्म पर है? चेहरे पे। चेहरे पर है, चेहरे पर है। ठीक। ठीक है जी मैम, आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। जी सर मैं चाहूँगा पहले वो आप पहले कंप्लीट कर लें। स्केबिस की बात मैं कर रहा था ना, जी तो उसमें सारे घर वालों को ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और वही लोशन जो है ना, अब उसमें ये होता है कि जरासीम जो है वो तो एक एप्लीकेशन में या 2-3 एप्लीकेशन में जरासीम मर जाता है, लेकिन उसकी वजह से जिस्म के अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो चुका है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज वगैरह बन चुकी हैं। उसकी वजह से जो एक इचिंग होती है ना, वो तकरीबन महीना 1.5 महीने तक वो इचिंग रहती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि दवाई लगाई, खारिश ख़त्म नहीं हो रही, बीमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो जो इचिंग है ना वो अभी तक चल रही है, वो काफ़ी अर्सा तक चलने रहती है। उसके लिए कुछ मेडिसिन लगाने के लिए, जो इचिंग को रोकने के लिए, स्केबीज के लिए नहीं, इचिंग को रोकने के लिए या इचिंग को रोकने के लिए कोई खाने वाली मेडिसिन, वो महीना 1.5 महीने 2 महीने तक इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे घर को डिसइंफेक्ट किया जाए, और जिन जिन से लग रही है खदशा है कि इस बीमारी को, उन सबको भी ये लोशन लगाया जाए। अब सर दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। जो सवाल किया कि दाने ठीक नहीं हो रहे और वो चेहरे पर हैं और पस वाले दाने हैं। जी चेहरे पर जो दाने बनते हैं वो अमूमन एक्ने के दाने होते हैं, और उनमें रेशा भी पड़ जाता है। और अगर इनकी उम्र ज़्यादा है तो यकीनी बात है कि जो इस उम्र में खुद ब खुद तो दाने नहीं निकलते, क्योंकि दाने निकलने के चेहरे पे जो एक्ने के जो होते हैं वो 12, 13, 14 साल की उम्र में निकलते हैं। बड़ी उम्र में अगर आके दाने निकलते हैं तो वो उन्हीं क्रीमों की वजह से निकलते हैं, फार्मूला क्रीमें जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से अब उनके ऊपर खुजाया या जो कुछ भी, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर वो दाने जो है वो फोड़े बन जाते हैं, रेशे वाले दाने बन जाते हैं। और उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। यूँ ऑन एयर जो है ना उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकिया जाता, वो डॉक्टर देखेंगे, वो डॉक्टर देखेंगे कि वो किस तरह के दाने हैं, किस लेवल के दाने हैं, छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं, पस उनमें कितने, हर दाने में पस है या किसी में है किसी में नहीं है, उसके मुताबिक फिर उसका हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलेगा। एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, लगाने वाली दवाइयाँ जो है वो भी देनी पड़ती हैं, और कुछ और दवाई जो हैं जो स्पेसिफिक होती हैं एक्ने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड एक्ने के लिए, फिर वो देनी पड़ती है, और उनकी भी आगे कॉम्प्लिकेशन होती है, उनको भी ज़हन में रखना पड़ता है कि किस पेशेंट को ये दवाई देनी है, किसको नहीं देनी। तो डॉक्टर ही इसका फैसला करेगा। मैम आप सर यही बात करें कि गुजारिश यही है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और उनको ये अपनी सारी सिचुएशन बताएं। ऑन एयर इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अमूमी तौर पर जब 12-13 साल में, 14 साल में, 15 साल में एक एक्ने निकलती है, आपको दाने निकलना शुरू होते हैं, तो लोग उसको पॉप करते हैं, पिंपल्स को पॉप करते हैं, करना चाहिए अक्सर? नेवर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एक्चुअली ये जो सेबेशियस ग्लैंड उनको कहते हैं ना, वो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है। जब एज चेंज होती है ना, तो हार्मोनल इफेक्ट की वजह से उनके साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है उन ग्लैंड्स का, और उनकी सिक्रीशन जो है वो जो चीज़ पैदा करनी है, एक चिकनाई, नेचुरल जो चिकनाई जो है जिस चेहरे पर रहनी चाहिए वो बढ़ जाती है। लेकिन वो सिक्रीशन के बाहर आने के लिए जो नाली होती है उनकी वजह से उसका साइज बड़ा नहीं होता। ठीक है,
तो वो नीचे से दाने जो वो ग्लैंड फूल जाते हैं। ग्लैंड फूल जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, प्रोग्राम पे आए, मैं बड़े इन डिटेल डिस्कशन की और नाज़रीन के भी हमने सवालों का जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब का साथ आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नई गेस्ट होंगे और एक नया टॉपिक होगा, तो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एलर्जीज़ के ऊपर और स्किन के रिलेटेड जितने भी मसाइल थे हमने कोशिश की कि उनका हल निकाला जाए, लेकिन क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और आपके सवालात भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे और वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम था, तो डॉक्टर साहब को दोबारा हम मदऊ करेंगे और आपके सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मरियम जमील साहिबा मौजूद हैं, जो कि बड़ी मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हमने बात करनी है ट्रॉमा के रिलेटेड। ये ट्रॉमा क्या होता है? अक्सर औक़ात लोग ट्रॉमा में कुछ 4-4 साल 5-5 साल अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उससे हील नहीं कर पाते। मेडिकल जो हमारी मेंटल हेल्थ पे उसके काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए मरीम साहिबा से बात करेंगे और इसका हल किस तरह निकाला जा सकता है। थेरेपीज़ होती हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आम लोगों के जहनों में जितने भी सवाल आ रहे होते हैं उनका निकालने की कोशिश करेंगे। आपके जहनों में भी जो भी सवाल आ रहे हो तो आपके स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं ट्रॉमा से स्टार्ट करते हैं मैम। मैं चाहूँगा ज़रा ट्रॉमा को डिफ़ाइन कर दें। ट्रॉमा होता क्या है? ट्रॉमा बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे नाजरीन को, देखने वालों को सलाम करना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि लाइफ में सबके साथ ही होती है। अब ये ट्रॉमा कैसे बनता है? जैसे किसी समवन लव की डेथ हो जाती है या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पे स्कार्स छोड़ जाती है ना चीज़, वो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है। जो लोग बियर नहीं कर पाते, किसी लेट्स सपोज किसी की मदर की डेथ हो गई और उसने अपनी आंखों से ये इंसिडेंट देखा है। अब डेथ तो बहुत सारी मदर्स की होती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदर्स की डेथ होती है, लेकिन जिनकी मेंटल हेल्थ पे स्कार छोड़ जाती है, वोंड यानी कि कोई ज़ख्म छोड़ जाती है, उसको वो डील नहीं कर पाते सिचुएशन को, तो वो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रॉमास में अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मेंटल, जैसे आप स्कार कह रही हैं कि वो होता है और उसमें से बंदा निकल नहीं पाता। तो अब यहाँ पर क्या घर में हम इसका इलाज करके, बातचीत करके इसको निकाला जा सकता है, या सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा और हम ये देखेंगे कि कब इनको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जानी चाहिए? सिम्टम्स क्या होंगे जब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जाना है? अच्छा, इसका ये है कि बेसिकली ना जो ट्रॉमा है ये क्लिनिकली डायग्नोज्ड होता है। जब आपको पता चलेगा कि आपका जो भी घर में है वो सैड है बहुत ज़्यादा, या उसकी देखें सिंपैथिक सिस्टम होता है हमारा, उसमें ये होता है कि फ्लाइट मोड पे इंसान लगे तो रिस्पॉन्स आता है, यानी कि हर वक्त उसे ये होता है कि कहीं कोई डर, फ़ौरन से कोई काम करना है, उसने अचानक से उठ के बैठ जाना है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उदास रहना है, खुद से कोई बात नहीं करनी, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता, खामोश रहना, चुप रहना। घर में अगर कोई लेट्स सपोज बर्तन गिरा है तो उसने क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो इस तरह वाली कंडीशन होती है। तो घर वालों को पता चलता है कि बाकी फैमिली मेम्बर से ये डिफरेंट है, इसकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाना चाहिए आपको माहिर नफ्सियात के पास, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास। वो क्योंकि डायग्नोसिस हमेशा साइकोलॉजिस्ट ही बनाते हैं। जब वो डायग्नोसिस बनाते हैं तो वो डायग्नोज करते हैं कि इसको तो PTSD है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो फिर उसके बाद अगर तो वो थेरेपी से सॉल्व होता है इशू तो उसको सॉल्व किया जाता है, अगर नहीं होता तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करता है साइकोलॉजिस्ट, तो फिर उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आप बात करें, ये सिम्टम्स सेम हैं एंग्जाइटी के भी और डिप्रेशन के भी। क्या ट्रॉमा के बाद आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, या ट्रॉमा इटसेल्फ को भी हील किया जा सकता है? अच्छा, ट्रॉमा इटसेल्फ ना PTSD में आता है, DSM के अकॉर्डिंग ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है। ओके, तो फिर आगे ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चलें अगर इसको हील नहीं किया जाता, आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते और ये लिंगर ऑन करता है, कुछ लोग इसी ट्रॉमा में रहते हैं, लव वन की डेथ हो गई, कोई आपका कोई ब्रेकअप हो गया, उसके बाद इसी के अंदर रहते हैं, अगर इसको हील नहीं किया जाता तो इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपके? अगर इसको हील नहीं करेंगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि मेमोरी पे इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा,
इंसान एंटी सोशल हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो जाती हैं। और यही है कि जैसे अब लोग कहते हैं कि ये शायद ये साथ बैठे हुए ना इनको कोई प्रॉब्लम है। जैसे एक इंसान है, नॉर्मली हम कहीं जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बैठते हैं, तो हमारा होता है कि दुआ सलाम की बात की, तो वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है लोगों को। तो ये सबसे एक डेंजरस इफ़ेक्ट होता है। और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं इनको, फिर ये इमोशनली और मेंटली बिल्कुल वीक हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे आप बता रही हैं तो इसमें कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो फैमिली का कितना रोल है कि वो इन सारी चीज़ों को देखें, सबसे पहले किसी प्रोफेशन के पास लेके जाएं, और उनको किस तरह का माहौल देना चाहिए? अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि जो बंदा मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, PTSD हो, तो वो कहता है कि मेरे थॉट्स ठीक हैं, ये तो सामने वाला बात करे ना, ये गलत है, इसको पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। हाँ जी, इसमें ये होता है कि बेसिकली सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इसके साथ कोई इशू आ रहा है ना, तो वो कहते हैं, इवन के पेशेंट खुद भी ये कहता है कि मैं कोई पागल हूँ जो माहिर नफ्सियात के पास जाऊँ, मैं पागल हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट, अभी भी ये वाले मसाइल है ना, तो मैं पागल हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ। तो पहले इशूज़। दूसरा ये है, अगर किसी की फैमिली सपोर्टिव होती है ना, तो उसके इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। आप जा रहे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको सेशंस की डेट दे रहा है ना 1 to 1 के आपने अल्टरनेट डेज पे आना है मेरे पास, तो उसमें फैमिली का रोल जो है, मैं कहती हूँ 200% फैमिली का रोल होता है। जैसे हमने डेट्स दी है ना कि आपने अब आना है, जैसे मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को कहती हूँ ना, मेरे पास लेट्स सपोज एक पेशेंट आया, उसको मैंने कहा कि आज आपका सेशन है, नेक्स्ट आपने ना मेरे पास 10 को आना है और आपका सेशन, तो उसमें मुझे फैमिलीज़ की तरफ से रिस्पांस आता है, वो हम बहुत ज़्यादा बिजी थे तो हम उसे नहीं ला सके। तो मैंने कहा उसकी हालत, इवन पेशेंट मुझे, कल का मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मेरा एक पेशेंट था, वो डायरी लेकर आया और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए, आपने ये पेज 3 है, ये प्रूफ रीडिंग करनी है, और उसके बाद आप, मेरी जो सिचुएशन थी ना मेरी फैमिली समझ सकती है, ना मैं उनको बता सकता हूँ वर्ड्स में। तो वो मेंटली इतना ज़्यादा ना इस चीज़ को कॉप भी कर रहे होते हैं और इस चीज़ से लड़ रहे होते हैं, अंदर की जंग। अच्छा, मैं चाहूँगा आप यहीं पर मरीम साहिबा ज़रा समझाएं कि किस तरह वर्क करता है ये पूरा सेशंस का ना। अब मैं, क्योंकि अक्सर औक़ात मुझे कोई उसमें वो नहीं है, मैं बता देता हूँ, मैं भी इसमें से गुजरा हूँ, और मुझे तो मेरी एक दोस्ती फीमेल, उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे लेके गई कि आप इसमें से गुजर रहे हैं, यूनिवर्सिटी डेज़ की बात है, तो आप इलाज करें, और मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क मिला। अब होता क्या है कि जब आप पहला सेशन लेते हैं ना, आप जाते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज दी जाती हैं कि आपने डायरी में नोट करना है, वॉक करनी है, लोगों से बात करना शुरू करना है, तो उसके बाद आपको लगता है कि आपकी हालत बेहतर हो रही है, फिर आप दूसरे सेशन को स्किप करते हैं, तीसरे सेशन को स्किप करते हैं, लेकिन दोबारा एक दफ़ा हमला होता है। तो ये ज़रा सेशंस का ज़रा समझाइएगा नाज़रीन के लिए कि ये किस तरह, हाउ द दिस ये जो थेरेपी है वो किस तरह काम करती है। अच्छा, इसका ये है कि आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने डायग्नोस्ड किया है ना कि लेट्स सपोज किसी को एंजाइटी है, अगर डायग्नोस्ड हो गया इसको डायग्नोस्ड एंजाइटी, तो आपको ना पूरा एक टाइम टेबल बना के देता है आपका साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, ठीक है ना, कि आपने लेट्स सपोज अब फेब का मंथ स्टार्ट होगा, 2 को आपका सेशन है हमारे साथ, फिर आपका 8 को सेशन, 12 को, तो आपने उसको फॉलो करना होता है। फिर उसमें साइकोलॉजिस्ट जितना सारा आपकी बिहेवियर को देख के, आपकी प्रॉब्लम को देख के आप पे कोई भी थेरेपी अप्लाई करता है, लेट्स सपोज CBT उसने अप्लाई की, उसमें ना होमवर्क्स होते हैं। बिल्कुल, जैसे हम आपको कैथारसिस के लिए मिरर थेरेपी बताएंगे, या हम आपको बताएंगे आपने डायरी लिखनी है, तो ये मस्ट होता है कुछ। अब उसमें हमारा फैमिली का रोल ये होता है, फैमिली के रोल पे रोशनी डालिए कि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको हम उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आजम, कैसे हो भाई, मेरे खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र साहब, आप बताएं, आप ठीक हैं? जी जी जी, ये मैडम मरियम जो साइकोलॉजी या नफ्सियात के हवाले से जो सदमा इंसान के दिमाग और सोच पर कैसे असरअंदाज होता है जी, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, हमें सबसे बड़ा रिस्पेक्ट हम अपनी पर्सनैलिटी को ये समझ लेते हैं कि हमें डॉक्टर्स को नहीं दिखाना, और रिमोट एरियाज में जैसे हमारा है, तो हमारे पास कोई साइकियाट्रिस्ट है ही नहीं ऑलरेडी, बिल्कुल, तो जिससे वो डॉक्टर्स को दिखाया जाए। और मेरे अपने एक बजीज का इशू था जी, उसका मैरिज लाइफ भी 2 दफा डिस्टर्ब हुई, ही हैव वन सन, तो वो उनको बहुत बहुत मैंने कहा भाई अपने डॉक्टर्स को चेक कराओ, इस इसका इम्पैक्ट है, और जो नजर भी आ रहा है वो बिल्कुल एग्रेसिव हो जाना, कभी कभी बिल्कुल
खामोशी अख्तियार करना, कभी बिल्कुल अच्छे उसमें मूड में। तो वो उन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी। मैंने बारह कहा जी ये आपको मेरे नफ्सियात को दिखाना चाहिए, समझना चाहिए किससे आपको ये शौक हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इस सिलसिले में कोई हर हॉस्पिटल्स में ऐसे मेरे नफ्सियात का अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए और मेरे नफ्सियात होनी चाहिए थी, तो फिर ये मसाइल ये मेरे ख्याल में शायद हर दूसरे घर की एक कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जन्म ले रहे हैं और समझ नहीं पाते सारी जिंदगी, फिर उसका वो हल किसी और तरीके से ढूंढते हैं जिससे वो हल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आम रूटीन में घरों में या ऐसे जहाँ ऐसे पेशेंट्स हैं उनको किस तरह महफूज रखा जाए और उनकी किस तरह गाइडलाइन की जाए कि वो उस पर अमल करें जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत अहम सवाल है। और जैसे आपने बात की कि आज भी मरीम साहिबा भी यही बात करी थी कि मेंटल सीरियस ही नहीं लिया जाता। लोग ये कहते हैं कि हम घर में बात करके इसका इलाज कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो मेंटल हेल्थ की बीमारियों को बीमारी समझा जाए और उसके बाद उसको ट्रीट करने की तरफ जाया जाए। नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि ट्रॉमा को किस तरह डील करना है और इसके रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, जैसे PTSD की मैम ने बात की कि इसको डिज़ीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और जैसे हमारे कॉलर ने भी बात की कि मेंटल हेल्थ को सीरियस लेने की ज़रूरत है, हमें इलाज कराने की ज़रूरत है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। मैम, ये बताइएगा कि आप बात कर रही थी PTSD की कि आपको एक टाइमलाइन दिया जाएगा, फिर आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, इसके अंदर मेंटल हेल्थ को जो लोग सीरियस ले भी रहे हैं उनके अंदर भी ये मसला आ रहा है, वो कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक सेशन का अगर 2000-2500 चार्ज किया जाएगा तो हम किस तरह जा सकते हैं बार बार सेशन के? और अगर 10 सेशन पड़ गए तो यही कोई 10-12 हज़ार रुपये का तो हमें यहीं पर हो गया, जहाँ पर महंगाई इतनी हो गई है, खाना नहीं खाया जा रहा, अफोर्ड करना है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल कितना आ जाता है और आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी फीस भी कम करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें ऐसा होता है जैसे आप गए ना जनरल फिजिशियन के पास, उसने आपको मैक्सिमम 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में फ्री कर देना। बिल्कुल। अब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास या आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ना, वो आपको अपने 45 मिनट्स देता है। अब 45 मिनट्स फिर अब जब आप चार्ज करते हैं ना, उसकी वर्थ होती है। आप रैंडम आप 200-300 लेके एक थेरेपी कर देखेंगे ना तो इसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा। जब आप देखेंगे आप टाइम भी दे रहे हैं, आप क्वालिटी टाइम एक पेशेंट के साथ स्पेंड कर रहे हैं ना, 45 मिनट्स उसको दे रहे हैं, उसका चार्ज फिर करना बनता है, क्योंकि उसमें हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जो हम खुद से अप्लाई करते हैं। अब जो मेडिकल डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि वो टेस्ट रेकमेंड करता है और जाके लैब से करवा देते हैं। वो टेस्ट हमने खुद से करना होता है। फिर हम होमवर्क डायरीज देते हैं पेशेंट को, उसके साथ डिफरेंट टूल्स देते हैं, टास्क देते हैं, थेरेपीज अप्लाई करवाते हैं। फिर उसमें रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं, जैसे हमने डीप ब्रीथ करवाया पेशेंट को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इस वजह से 45 मिनट मैक्सिमम एक पेशेंट पे लग जाता है। अच्छा, जैसे बात कर रहे थे हमारे कॉलर बी के, चलें अगर ये एक्सपेंसिव है और हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा काम कर रही है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हम देख रहे हैं कि दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं, डॉक्टर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इनके रवैये को भी थोड़ा बेहतर किया जाएगा। तो अगर हुकूमत इस तरफ आती है और हर जो हमारा स्टेट का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर इस तरह का बना दिया जाता है कि वहाँ पर लोग अपने इलाज के लिए आ सकते हैं अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो ये एक अच्छा स्टेप हो? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में बैठी हुई हैं बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट, लेकिन हमारे इधर ट्रेन नहीं है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसको डे बाय डे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपको डेली रीडिंग की ज़रूरत है, आपको डेली कोई ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस। अब वो जो एक 10 साल पुराना आपने नॉलेज लिया हुआ, आप उसी की बेस पे थेरेपीज अप्लाई करें तो उसका इफेक्ट ऐसे नहीं आता, क्योंकि हमारी सोसाइटी डे बाय डे चेंज हो रही है। आजकल के मसाइल ही कुछ हो रहे हैं, कुछ और जनरेशन जी के तो मसाइल ही सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड है। तो उसके लिए हमारे लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। देखें ना, जो 10-20 साल पुरानी साइकोलॉजिस्ट है उसको तो पता ही नहीं होगा ना, वो अपडेट नहीं है, उसको जनरेशन जी का नहीं पता, उसको मीडिया का नहीं पता, उसको सोशल मीडिया का नहीं पता, उसको बच्चों के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका नहीं पता। अब देखें ना, 10 साल के बच्चे के सेक्सुअल इश्यूज हैं,
तो उसको अब साइकोलॉजिस्ट को मेरे अकॉर्डिंग अप टू डेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे थे ट्रॉमा की, हमने पीटीएसडी की तो बात की, इसके अलावा भी ट्रॉमा की कोई दीगर टाइप्स हैं? ये तो पोस्ट स्ट्रेस हो गया ना, ट्रॉमा के डिफरेंट टाइप्स भी हैं? हाँ, ट्रॉमा की टाइप्स होती हैं। ये पहले एक्यूरेट ट्रॉमा होता है। एक्यूट में ये होता है कि आपके साथ कोई भी इशू हुआ है और वो उसी टाइम जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो 2-4 दिन के लिए ट्रॉमा में है, जैसे वो ठीक हुआ है तो उसका ट्रॉमा सॉल्व हो गया। ओके। फिर होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक में ये होता है जैसे अब एक बच्चा है, वो कॉन्टिन्यूसली देख रहा है बचपन से, उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है या उसको बुलिंग की जा रही है उसके साथ स्कूल में, तो वो चलती आ रही है। अगर वो 5 साल एक स्कूल में पढ़ रहा है तो 5 साल से वो चलता आ रहा है, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। उसके अलावा इसकी एक और टाइप भी होती है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप होती है। उसमें ये होता है कि एक वाइफ है, वो जॉब कर रही है ना, हाउस वाइफ भी है और जॉबियन भी है। अब वो जो जहाँ जॉब कर रही है वहाँ उसको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, उसका बॉस अच्छा नहीं है ना, तो जब घर आती है तो हस्बैंड उसको मेंटली टॉर्चर करता है। तो वो 2 तरह कॉम्प्लेक्स, मतलब वो वहाँ वर्किंग प्लेस पे भी एक ट्रॉमा फेस कर रही है और एक अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्रॉमा, फिर ये कॉम्प्लेक्स की जो है शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? इनको अच्छा, डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, इन पर डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई की जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे इसमें एक और कॉज भी तो आ जाती है, जैसे अगर किसी का, जैसे हम लव्ड वन की डेथ की बात कर रहे थे या मैंने ब्रेकअप की बात की, एक बहुत अरसा आप एक शख्स के साथ रहे हैं लेकिन इवेंचुअली यू पार्ट वेज, शादी के बाद डाइवोर्सेस हो जाती हैं, या वैसे आप आजकल तो रिलेशनशिप्स हैं तो वो अब ब्रेकअप हो जाते हैं, उसके बाद जो ट्रॉमा होता है तो वो कौन सा ट्रॉमा कहलाएगा? अच्छा, उसमें ये होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में आता है। ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा की टाइप होती है। चले मैम, ये एक इतना गहरा समंदर है, इसके बारे में जितना भी हम बात करें वो कम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। जितने भी सवाल थे ट्रॉमा के रिलेटेड हमने कोशिश की कि उनका जवाब ले सके। थोड़ी सी आप मुझे जल्दी, बिल्कुल 10 सेकंड्स है हमारे पास। मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि ट्रॉमा को सॉल्व करने के लिए अगर आप साइकोलॉजिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते या अप्रोच नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करें और डीप ब्रीथिंग करें, ये बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिजिकल एक्सरसाइज करें और डीप ब्रीथिंग करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।